नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। मतलब क्लाइन अपने मन में सोच लिया था कि ये जो चूहा मॉरॉडर पाथवे का डेमिगॉड रहता है ना मेरे आसपास में, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस बंदे को खिसकाना है। तो हाँ, यहीं से क्लाइन की प्लानिंग शुरू होगी। हम देखेंगे कि क्लाइन कैसे इस डेमिगॉड से डील करता है। साथ ही इस वीडियो के अंदर और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे 3-4 दिन पहले ऐसा डाला था कि मुझे कुछ एडिटर्स चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं जो है ना पूरा टाइम अपना LOTM वीडियोस और हॉन्टिंग ट्यूब पे ही डाल पाता हूं, जिस कारण से लोगिनियन चैनल पे ना दूसरे एनिमे की वीडियोस आती नहीं है। इसीलिए मैंने शुभ ने दोनों मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स होने चाहिए, कुछ वीडियो एडिटर्स होनी चाहिए। और आप में से ऑलमोस्ट 100 लोगों ने अप्लाई किया था, सब कुछ जोड़ दिया जाए तो। अब वो जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वहां पे आपने जो भी डाला होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा ईमेल में, उस हिसाब से आपको कुछ मेल्स पहुंचे होंगे कि ये टेस्ट है एंड ऑल दैट। इन केस अगर आपको रिप्लाई अब तक नहीं आया है, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों की सिलेक्ट हो गई है वो लोग ऑलरेडी हमारे साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। और इसका आपको इफेक्ट ये दिखेगा कि अब से लोगिनियन चैनल पे LOTM वीडियोस जो आ रही थी वो तो आती ही रहेगी, बल्कि उसके अलावा ढेर सारे एनिमेस पे बहुत सारी वीडियोस आएगी। यानी मंथली अब हम 12-13 वीडियोस करने वाले हैं चैनल पे। साथ ही हमारा जो इंस्टाग्राम है वहां पे भी काफी एक्टिविटी आपको दिखेगी। अब तो इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके वहां प्लीज मुझे फॉलो कर लो। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग एक साथ जाओ, फॉलो करके आओ। एंड बाकी जो चेंजेस है वो हॉन्टिंग ट्यूब चैनल पे दिखेगी, वो यहाँ नहीं बताऊंगा। तो हाँ, ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मॉरॉडर पाथवे का जो डेमिगॉड था उसकी प्रॉब्लम को क्लाइन रिजॉल्व करना चाहता था। और इसके लिए क्लाइन सोचता है कि लेनर्ड को ढूंढते हैं, क्योंकि लेनर्ड के साथ ही मिलके ना उसकी बात कर सकते हैं। क्योंकि लेनर्ड के पास एक बुढ़ा बैठा है ना, वो शायद कुछ करेगा, ज़ोरोएस्ट कुछ इसका उपाय निकालेगा। द क्वेश्चन इज कि लेनर्ड अभी कहाँ होगा? क्या कैथीड्रल के अंदर होगा या फिर अपने घर पे? कोई बात नहीं, चलो अरोडेस से पूछ लेते हैं। समन किया अरोडेस को। अब अरोडेस आते ही पहले माफी मांगता है। किस बात की माफी? क्योंकि अरोडेस, याद है ना, क्लाइन को यानी कि ड्वेन डांटेस को काइंड ऑफ बदनाम कर दिया था कि ये थोड़ा डेस्परेट है शादी करने के लिए। तो ये बात चारों तरफ फैल गई है और अब अरोडेस को ही पता चल गया कि ड्वेन डांटेस थोड़ा बदनाम हो गया उसकी वजह से। तो अरोडेस माफी मांगता है। क्लाइन मोरिटी कहता है कोई बात नहीं, ये सब चलता है, मेरे को तुमसे एक सवाल पूछना है, उसका तुम पहले जवाब दो। और सवाल सिंपल है, लेनर्ड कहाँ मिलेगा? अरोडेस कहता है कि लेनर्ड मिलेगा 7 पिंस्टर स्ट्रीट पे। और अपने मिरर में दिखा भी दिया लेनर्ड का लोकेशन। हाँ, क्लाइन लेनर्ड के पास जाके उससे मतलब इस डेमिगॉड को, जो चूहा है, उसको डील करने का कुछ उपाय निकाल सकता है, या फिर हम कुछ और भी क्लाइन सोच सकता है। लेनर्ड से मिलने की जरूरत क्या है? तो ऐसे में क्लाइन पूछ लेता है अरोडेस से कि ये हेजल है ना, उसके साथ जो एक चूहा डेमिगॉड है वो कहाँ छिपा हुआ है। अरोडेस तुरंत अपने मिरर में ही दिखा देता है कि वो जो चूहा है वो अभी हेजल के कमरे में लिटरली सोफे पे मस्त बैठा हुआ है। क्लाइन सोचता है चलो कुछ ट्राई करते हैं। अरोडेस से कहता है कि एक काम करो मेरे लिए, उस रूम में जो मिरर है ना, उस मिरर के थ्रू तुम उस डेमिगॉड को वार्निंग देके आओ। क्या वार्निंग दो? ये बोल के कि तुम इस एरिया में नहीं रह सकते, यहाँ ब्लास्फेमर एमोन आ सकता है। ऑफ कोर्स मॉरॉडर पाथवे का वो डेमिगॉड है, एमोन से तो डरता ही होगा। अरोडेस बोला ठीक है सर, आपका ये काम हम कर देंगे। बस फिर क्या है, अरोडेस जो हेजल के रूम का मिरर था उसमें ब्लड रेड टेक्स्ट से ऐसा लिख देता है कि लीव दिस एरिया। मॉरॉडर चूहा जो था, जो मस्त अपना लाइफ एंजॉय कर रहा था ऐसे सोफा पे, वो देखता है अरे अरे ये कौन है मिरर पे आके बोल रहा है लीव दिस एरिया। पूछता है क्यों भाई, क्यों मैं छोड़ूं? तो मिरर यानी कि अरोडेस वार्निंग देता है कि आसपास एक मॉरॉडर पाथवे का एंजल घूम रहा है जो अर्जेंटली रिप्लेनिशमेंट की जरूरत में है। अरोडेस कहा कि ये पाथवे सभी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के नेमेसिस माना जाता है और ब्लास्फेमर एमोन भी यहाँ इसी तरफ आ रहा है। फिर अरोडेस सीधा कहा कि वो वार्निंग इसलिए दे रहा है इस चूहे को क्योंकि वो नहीं चाहता कि मतलब जो भी रिप्लेनिश होने आ रहा है उन्हें कुछ फायदा मिले, मतलब चूहे को वो तय करके उससे कुछ बेनिफिट ले ले। अब चूहा ये सब सुना, थोड़ा डर तो गया, खास करके इसमें एमोन का नाम आ रहा है, मतलब जो है उसको खोजते कहीं एमोन यहाँ आ जाए। लेकिन फिर भी चूहा हिम्मत करके पूछता है कि तुम कौन हो भाई? इस पर अरोडेस कहता है कि मैं तुमसे ऑलरेडी एक सवाल पूछ चुका हूँ, तो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से तुम्हें मेरी सवाल का जवाब देना होगा। अब अरोडेस का सवाल तुम्हें पता है कितना गंदा होगा, चलो मैं बताता हूँ क्या गंदा सवाल वो पूछा है। अरोडेस पूछता है इस चूहे से कि जब तुम इतनी जल्दी में एक रैट को पैरासाइट बना के, पैरासाइज करके उसके अंदर घुसे, तो उस बॉडी के हार्मोन्स और इंस्टिंक्ट्स का असर तुम पे भी हुआ होगा, राइट? तो सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर मेटिंग की जो डिजायर आती है वो किसके लिए पैदा होती है? फीमेल ह्यूमन के लिए, मेल ह्यूमन के लिए, फीमेल रैट के लिए, या फिर मेल रैट के लिए, या फिर सभी के लिए? ऑफ कोर्स ये काफी एम्बैरसिंग क्वेश्चन था इस डेमिगॉड रैट के लिए।
एंड वो थोड़ा तड़पड़ा रहा था और इसी पॉइंट पे हेजल जो थी वो काइंड ऑफ रूम में एंट्री लेने लग जाती है और रैट थोड़ा गुस्से में बोलता है कि तुम बकवास मत करो मेरे साथ, ऐसी गंदी बातें मेरे से मत पूछो। हाँ, अरोडेस के सवाल का वो जवाब नहीं दिया और जब तुम अरोडेस के सवाल का जवाब नहीं देते हो तो पता है ना क्या होता है, बिजली गिरती है। जी हाँ, अरोडेस पनिश करता है इस डेमोगॉड चूहे को उसके ऊपर बिजली गिरा के। अब हेजल रूम में एंट्री करती है, देखती है कुछ तो बिजली गिरा, आंख उसकी चौंधी आ जाती है एंड थोड़ी देर बाद जब वो संभलती है तो देखती है कि उसका जो टीचर है चूहा वो काला हो गया, बिजली खा के ऐसे तरफ रहा है। मतलब खत्म नहीं हुआ, बच ही गया है, लेकिन अरोडेस अपना झटका मार के निकल लिया। हेजल पूछती है मास्टर आपको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? और चूहा तुरंत झूठ बोल देता है कि मैं तो मिरर डिविनेशन ट्राई कर रहा था लेकिन उससे कुछ अनवांटेड एंटिटी आ गई थी, उसी से मैं डील कर रहा था, उससे मेरी ये हालत हुई है। अब डे झूठ बोल रहा है। चूहा आगे कहता है कि मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी डिटोरिएट कर गई है तो मैं यहाँ रह नहीं सकता, यहाँ ऐसे भी नाइट हॉक्स वगैरह का मेरे को डर है तो मुझे जाना होगा। हाँ, क्लाइन का काम काइंड ऑफ हो गया, बढ़िया बात है भाई। अब ये चूहा जाएगा कहाँ? वेल, ये चूहा हेजल से कहता है कि तुम्हारा कंट्री साइड के पास एक हवेली है ना, मैनर, वहीं पे मेरे को भिजवा दो। वहीं अरोडेस की बात की जाए तो वो क्लाइन को बताता है कि ठीक है सर, मैंने आपका काम कर दिया है। भाग गया वो चूहा, मतलब भाग जाएगा तुरंत। इनफैक्ट मैंने पनिशमेंट के तौर पे ना उस चूहे को झटका भी दे दिया। क्लाइन कहता है गुड जॉब और अरोडेस भी कहता है थैंक यू। उसके बाद अरोडेस चला जाता है। तो अरोडेस के जाते ही वॉल्टर यहाँ आ जाता है और वो क्लाइन को बताता है कि लियोन की जो चैरिटी बर्जरी फाउंडेशन है ना वो बन चुका है काइंड ऑफ, और उसमें से मतलब उस फाउंडेशन के लिए चर्च के द्वारा क्लाइन को ऑफर किया गया है एक पोजीशन। कौन सा पोजीशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्लाइन कहता है बढ़िया पोजीशन मिला है, लेकिन मैं सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह वहां बैठूंगा नहीं, नहीं, मेरे कुछ आइडियाज होंगे जिनको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं काम करूंगा। इनफैक्ट वॉल्टर कहता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो वेंसडे को फाउंडेशन हो रहा है, मतलब पूरे इस चीज का, तो वहां हम चलेंगे। क्लाइन कहता है ओके। तो डैनिट्स वेस्ट बैलम के बारे में इन्फो निकालने के लिए गया, मतलब वो कैप्टन एडविना के पास जाता है क्योंकि वो डर रहा था एडविना से पूछूं ना पूछूं, बट गेरमिन स्पैरो बोला है पूछना तो पड़ेगा ही, तो जाता है एडविना से पूछता है कि आप कुछ वेस्ट बैलम के बारे में बताइए। एडविना को वैसे ऑलरेडी पता था कि डैनिट्स इस बारे में पूछने आ रहा है, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे एडविना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती है वेस्ट बैलम के बारे में जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। तो वेस्ट बैलम में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। वहां कुछ सिटीज लियोनीज के कंट्रोल में थी, कुछ वैलीज इंटीज के अंदर आती है, मतलब वो इंटिस रिपब्लिक है ना उसके अंदर, और कुछ नेटिव जनरल्स थे जिन्हें लियोन सपोर्ट करता था और कुछ ट्राइब्स इंटिस के ऑर्डर्स फॉलो करते थे। इसके अलावा कुछ पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी थे जो तब तक सरवाइव करते हैं जब तक दोनों नेशंस के बीच बैलेंस बना रहे। ये स्टेट्स सीक्रेटली न्यूमिनस एपिस्कोपेट का अलग अलग फैक्शन से कनेक्टेड थे और उनका राइवलरी उन लोगों से था जो खुद को डेथ के डिसेंडेंट्स कहते थे। साथ ही रोज स्कूल ऑफ थॉट और फेजैक एम्पायर का भी वेस्ट बैलम पर गहरा इंफ्लुएंस था। मतलब जो मैं था बोल रहा हूँ वो है एक्चुअली। सरफेस पर कोई फैक्शन डायरेक्टली उनके अंदर नहीं दिखता है, लेकिन रियलिटी में काफी जनरल्स और ट्राइबल चीफ्स उनके सामने झुक चुके हैं। तो ये तो बेसिक बात मैंने आपको बताई है, लेकिन ऐसे ही और भी इन्फो कहीं ना कहीं जो मतलब अपनी एडविना है वो डैनिट्स को देती है और डैनिट्स ये सब लिख लेता है और गिरमिन स्पैरो को इन्फो भेज देता है। चलो, गिरमिन स्पैरो का मिशन खत्म किया डैनिट्स। तो हाँ, क्लाइन को ये लेटर मिला और अब क्लाइन को लग रहा है कि उसे पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अगले एक महीने में मिस्टर अज़ेक का रिप्लाई नहीं आता है तो भैया प्रेप तो करके क्लाइन को रखना होगा ना, आर्म्स बेचने जाना है ना उधर। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि जुलाई आते ही उसे कुछ मिलिट्री पर्सनल के साथ वेस्ट बैलम जाना पड़ेगा, वो भी बिना अज़ेक की मदद के, बिना डेथ काउंसिल की मदद के। और अगर ऐसा हुआ तो रोज स्कूल ऑफ थॉट का शैडो हमेशा उसके ऊपर मंडराता रहेगा। तो क्लाइन ने दो ऑप्शन सोच के रख लिए थे। अगर उससे मतलब कंफर्म हो गया कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है तो वो सीधा ड्वेन डैंटिस की आइडेंटिटी अबैंडन करके भाग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सीरियसली एक कस्टमर लिस्ट तैयार करनी होगी, मतलब जिनको ये आर्म्स बेच सके। वो किसी भी ऐसे फैक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था जिसका रोज स्कूल ऑफ थॉट से कनेक्शन हो सकता हो। क्लाइन ने सोचा कि पहले से एक क्लियर टारगेट सेट कर लेना बेटर होगा ताकि अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स कंट्रोल के बाहर ना चले जाएं। डैनिट्स से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो शायद वाइस एडमिरल आइसबर्ग की तरफ से आई थी और उस इंफॉर्मेशन में दो नेटिव जनरल्स का मेंशन था जो काफी अलग और स्पेशल लग रहे थे। बाकी फैक्शंस के बारे में नोट्स थे कि उनका लियोन, इंटिस, फेसैक, फेना पॉटर या इंटरनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन इन दोनों जनरल्स के केस में बस इतना मेंशन था कि उन्हें न्यूमिनस एपिस्कोपेट, सही बोला है ना मैंने, हाँ, न्यूमिनस एपिस्कोपेट का सपोर्ट मिलता है। क्लाइन ने पूरा कंटेंट दोबारा ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे एक सस्पेशन बना। उसे लगने लगा कि ये दोनों नेटिव जनरल्स शायद चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज और विजडम से कनेक्टेड हो सकते हैं। और एडविना ने उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानबूझकर नहीं लिखी है ताकि इनडायरेक्टली गिरमिन स्पैरो को सिग्नल मिले कि
कि कोऑपरेट करने के लिए यही सबसे सूटेबल टारगेट्स हो सकते हैं। इस तरीके से एडविना को ये टेंशन नहीं है कि डैनिथ से कोई इन्फॉर्मेशन मतलब लीक होगी, है ना। इन लोग को लीक नहीं करना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो वो डैनिथ से नहीं हुआ होगा क्योंकि उसने एक्चुअल डिटेल्स दी ही नहीं थी, सिर्फ एक हिंट दिया था। तो हाँ, क्लाइन इन दो नाम को दोबारा याद कर लेता है जो कि था मे सैंचेज और कटामिया। पहले वाले को न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रॉयल फैक्शन का सपोर्ट मिलता था, जबकि दूसरा सीक्रेटली खुद को डेथ का डिसेंडेंट होने का क्लेम कर रहा था। अब ये सोच क्लाइन थोड़ा सा मुस्कुरा देता है अंदर अंदर, क्योंकि चाहे वो क्लेम सच भी हो मतलब दूसरे वाले का, लेकिन उसे तो ये नहीं पता होगा कि वो डेथ की जनरेशन से कितना दूर है, मतलब क्लोजली कनेक्टेड तो नहीं है। और अगर उसके सामने मिस्टर अजिक आ जाए जो कि एक्चुअली बहुत नजदीक से कनेक्टेड है, कैसे वो आपको आगे पता चल ही जाएगा, तो मिस्टर अजिक को वो किस नाम से बुलाएगा, क्योंकि मिस्टर अजिक एक्चुअली में कौन है नहीं बताऊंगा, बट डेथ से बहुत ही ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। तो अब ये सब क्लाइन सोच ही रहा होता है कि तभी इनके घर पे पुलिस आती है और वो कॉरन वाला जो केस हुआ था ना पूरा, उसी सिलसिले में क्लाइन को जाना होगा पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कॉरन की फैमिली आ चुकी है और फैमिली में सारे मेंबर्स हैं, वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सस्पेक्ट कौन है। तो हाँ, न चाहते हुए भी ड्वेन डैंटिस को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और यहाँ वो कॉरन की फैमिली से 4-5 लोग को देखता है, जैसे एक बूढ़ा आदमी था, उसकी बीवी थी, फिर एक विमेन थी जो कि लेट 30s में थी, फिर एक टीनेज लड़का था 15 साल का होगा, फिर एक छोटी लड़की 10 साल की होगी। और जैसे ही ड्वेन डैंटिस को ये लोग देखते हैं, 15 साल वाला बच्चा टीनेजर कहता है यही 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 सब गलत किया है, उंगली करके दिखाता है। औरत भी उसको देख के चिल्लाने लगती है, बच्ची भी ड्वेन डैंटिस से बोलने लगती है हमारे पापा को लौटा दो। कॉरन के बारे में कह रही है ये सब, है ना, कॉरन हो चुका है खुद से। और यहाँ अपना क्लाइन यानी कि ड्वेन डैंटिस सोच रहा है कि मैं आज तक इन लोगों से मिला नहीं और ये सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तुम ही मतलब कातिल हो उसके, तो बहुत ही अजीब सी बात है। जरूर इन लोगों के अंदर फेक मेमोरीज को प्लांट किया गया है, मतलब वो पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कॉर्डन के साथ हुआ क्या। स्पिरिट मीडियम है ना डाली, कर सकती है ऐसा। तो कॉर्डन ने जिस सेकंड खुद को समाप्त किया, उस वक्त उसके दिल के अंदर बहुत गहरी स्ट्रगल चल रही थी। इसका मतलब था कि उसका खुद को समाप्त करना सिर्फ नॉर्मल साइकोलॉजिकल इशू नहीं था, बल्कि क्यूइंग और गाइडेंस का रिजल्ट था। और ये सब डेफिनेटली काफी हाई लेवल बियॉन्ड द पावर से कनेक्टेड था। उस कॉन्ट्राडिक्टरी स्ट्रगल की वजह से उसकी इमोशंस कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई थी और उसकी स्पिरिचुअलिटी में एक एक्सप्लोजन जैसा इफेक्ट हुआ। खत्म होने से पहले उसने कुछ हद तक सच को दोबारा परसीव किया। इसी वजह से उसकी आंखों में जो फाइनल सीन फ्रीज हुआ, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू था। तो ये सब बात जब डाली सिमोन कहती है तो वहां एक हाई रैंकिंग इंस्पेक्टर खड़ा था, वो अजीब सा चेहरा बना था और पूछता है कि क्या मैम सिमोन का मतलब ये है कि कॉरन ने जिस लास्ट इंसान को देखा वही असली कातिल है? क्या बैरन सिंड्रस ही एक्चुअल कातिल है? लेनर्ड मिचेल तुरंत हल्की सी हंसी उड़ाते हुए बोला कि जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। उसने कहा कि अगर वो इल्यूजन वर्ड यूज करे तो शायद समझना मुश्किल हो, लेकिन अगर वो खुद मर्डर होता तो वो आसानी से किसी ऐसे इंसान को ला सकता था जो बैरन सिंड्रस जैसा दिखे, ताकि कॉरन को खुद को समाप्त करने से पहले रूम में वही नजर आए। बेसिकली लेनर्ड का कहना था कि सिंड्रस नहीं भी हो सकता है, भले वो दिख रहा है, हो सकता है उसको फ्रेम किया गया हो। हाँ, अभी तक पता तो नहीं चला कि कौन किया ऐसा। जो भी हो, ये लोग गप वप मार रहे थे। गप खत्म करके लेनर्ड और डाली ऊपर जाते हैं, जहां वो मिल जाते हैं ड्वेन डैंटिस से। अब लेनर्ड देखता है ड्वेन डैंटिस को, तो बस इसी बात को पकड़ लेती है डाली। डाली सिमोन का दिमाग जो था वो एक पल के लिए भटक गया। मतलब वो नोटिस कर ली कि लेनर्ड मिचेल की नजर जो है ना ड्वेन डैंटिस पर टिकी हुई है। वो सीधा पूछ लेती है लेनर्ड से कि वो लेनर्ड जो है अचानक डैली की हेल्प करने की परमिशन क्यों मांग रहा था। न्यूमिनस एपिस्कोपेट का वो मेंबर तो जल्द ही मिल जाएगा और लेनर्ड के पास वैसे भी काम की कमी थोड़ी है। डैली ने उसे कोई एक्सक्यूज बनाने का मौका नहीं दिया और थोड़ी देर रुकने के बाद डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या उसे लगता है कि पहले वाला जेंटलमैन यानी कि जो ड्वेन डैंटिस था वो सस्पिशियस है। लेनर्ड तो सब जानता है ड्वेन डैंटिस के बारे में, मतलब जितना ड्वेन डैंटिस चाहता है कि लेनर्ड जाने उतना वो जानता है, और लेनर्ड ये बात डैली को बताना नहीं चाहता था। तो लेनर्ड मतलब अपना नजर कहीं ना कहीं डैली से चुराता है, फिर बस इतना कहता है कि ड्वेन डैंटिस पहले ही हिज ग्रेस से मिल चुका है। मतलब समझ रहे हो किन की बात हो रही है यहाँ? चर्च ऑफ एवनाइट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिल चुका है, याद है ना पार्टी के अंदर। तो ये बात बोल के कहीं ना कहीं अपना लेनर्ड जो है वो जानबूझकर ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मतलब ड्वेन डैंटिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेंट एंथनी से मिल चुका है, तो अगर तुम्हें कुछ पूछना है डाली तो सेंट एंथनी से ही पूछो। और एक तरह से लेनर्ड ये भी बता दिया कि मतलब क्लियर नहीं है कि ड्वेन डैंटिस के अंदर कुछ डिटेक्ट हुआ भी है कि नहीं, क्या वो सही आदमी है गलत आदमी है मुझे नहीं पता, सेंट एंथनी उनसे पूछ लो। हाँ, लेनर्ड फोन हो तो इन बातों से बच गया है। अब समय बीतता है और वेंसडे आ चुका है, और वेंसडे को याद है ना लियोन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की मतलब वो पूरी इवेंट होने वाली थी, फाउंडेशन ही होने वाली थी बेसिकली। ये पूरा फाउंडेशन स्टैब्लिश होने वाला था, दिस इज द राइट वर्ड टू से। और स्टैब्लिश कहां होने वाला था? 22 फिल्प्स स्ट्रीट पे। और यहाँ आती है ऑड्री हॉल। क्यों आती है ऑड्री? क्योंकि वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होना चाहती है। अब जिस बिल्डिंग में ये लोग मतलब पूरा फाउंडेशन स्टैब्लिश कर रहे थे वो एक्चुअली में चर्च ऑफ एवनाइट को बिलोंग करता था, तो इन्हें कोई रेंट देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ऑड्री यहाँ आ चुकी है और ऑड्री अंदर आते ही मिल जाती है ड्वेन डैंटिस से।
दोनों एक दूसरे को नॉड करते हैं जेंटलमैन की तरह और ड्वेन डैंटिस एकदम बेसिक बिहेव कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। और ऑड्री मनी मन सोच रही है देख लो गिडविन स्पैरो को क्या मस्त एक्टिंग कर रहा है। अब ऑड्री के लिए एक फीमेल स्टाफ थी, मतलब जो कि इंचार्ज थी ऑड्री के लिए, उसको स्कॉट कर रही थी, जिसका नाम था लवेसा। यहाँ कुछ प्रेस वाले भी आए थे ऑड्री की फोटोज लेने, लेकिन ऑड्री इसको अपनी फोटो प्रिंट पेपर में करवाने में मजा नहीं आता, तो वो मना करती है। और प्रेस वाले उसकी बात मानते भी है। क्यों मानते हैं? क्योंकि ऑड्री के पिता जो है ना मैक्सिमम न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में कुछ ना कुछ शेयर्स होल्ड करते हैं, उनका ही ये सब, तो मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। एनीवेज ऑड्री लवेसा से पूछती है कि यहाँ काम कैसे चलेगा, मतलब क्या सब होने वाला है। लवेसा बताती है कि करंट प्लान ये है कि फाउंडेशन अभी ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ज्यादा स्केल नहीं करना है, और शुरुआत मेनली बैकलैंड से होगी और फोकस पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स, वीकडे स्कूल्स और नाइट स्कूल्स तक डीपली पहुंचने पर रहेगा। वहां बर्सरी को प्रमोट किया जाएगा ताकि जिन स्टूडेंट्स को जरूरत हो वो अप्लाई कर सके। एप्लीकेशंस के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो प्रॉपर ऑडिट करेगी। सिर्फ गवर्नमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं बल्कि स्टाफ पर्सनली उन जगहों पर जाकर कैंडिडेट्स की असली कंडीशन भी समझेगा। देन एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद बर्सरी दी जाएगी, मतलब जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे ताकि नॉलेज की चाहत रखने वाले गरीब बच्चे अपनी किस्मत बदल सके। गरीब होंगे उनको ही मिलेगा। तो जब लवेसा ये सब कह रही थी तभी एक मैग्नेटिक मेल वॉइस ने बीच में बात काटी। ऑफ कोर्स ये ड्वेन डैंटिस था। ड्वेन डैंटिस कहते हैं कि उनके पास दो सजेशंस हैं। पहला सजेशन ये था कि आज ही स्टाफ को अलग अलग वीकडे स्कूल्स, नाइट स्कूल्स और पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स भेजा जाना चाहिए ताकि बर्सरी को प्रमोट किया जा सके। ड्वेन डैंटिस एक्सप्लेन करते हैं कि जून एग्जामिनेशन पीरियड होता है और ये हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए सबसे क्रिटिकल वक्त है। अगर फाउंडेशन फास्ट इनफ नहीं हुई तो बहुत से पुअर स्टूडेंट्स पैसों की कमी की वजह से एग्जाम्स देना ही छोड़ देंगे, और अगर बाद में उन्हें बर्सरी फाउंडेशन के बारे में पता भी चले तब तक एक साल तो उनका बर्बाद हो ही चुका होगा, राइट? इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपनी किस्मत बदलने की अपॉर्चुनिटी खो दी। ड्वेन डैंटिस क्लियरली कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सुपरफिशियली सिंपल लग सकता है, लेकिन असल में हर एक बच्चे की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत शुरुआत करनी होगी। ये सुनकर ऑड्री भी रियलाइज करती है कि बात तो भैया सही बोल रहा है ड्वेन डैंटिस, काफी क्रिटिकल पीरियड है, हम लोग को जल्दी इस बर्सरी फाउंडेशन को प्रमोट करना होगा ताकि जो बच्चे गरीब हैं, पैसों की चाहत है, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। देखा जाए तो ऑड्री खुद इस डिटेल को कंप्लीटली भूल गई थी, लेकिन ड्वेन डैंटिस को सब याद था। अर्थ से है ना, यहाँ पे एग्जाम को लेकर हम लोग बहुत सीरियस होते हैं, है कि नहीं? और वैसे याद आया, तुम लोग का एग्जाम हो गया क्या? कैसा रहा तुम लोग का एग्जाम? कितने लोग पास किए, कितने लोग फेल? कमेंट्स में बताना। और अगर 90% आए तो कमेंट में मत बताना, मुझे बुरा लग जाएगा। अब ड्वेन डैंटिस की इस बात को सुन के ऑड्री ये सोचने लग गई थी कि गिडविन स्पैरो भले ही ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से एक नेक दिल इंसान तो है। जो भी हो, ड्वेन डैंटिस यहाँ अपना सेकंड सजेशन भी देता है। कहता है कि जो बर्सरी स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जो भी पैसे, उसके लिए बेस्ट ये होगा कि पैसे डायरेक्टली उनके करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट में रखा जाए। जब स्कूल फीस देनी हो तब स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फाउंडेशन के पास आकर विड्रॉल अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जो कॉम्पैरेटिवली सस्ते एक्सपेंसेस होंगे जैसे बोर्ड और लॉजिंग, उनके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जरूरी नहीं होगा। उन्हें हर महीना या हर हफ्ते एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा सकता है। उसने इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया। देखो, पुअर फैमिलीज में ये पैसा पेरेंट्स या सिबलिंग्स के लिए एक इररेजिस्टिबल टेम्पटेशन बन सकता है और वो खुद उसे खर्चा कर देंगे अब पीने में या किसी और चीज में। इसलिए अकाउंट को डायरेक्टली एक ही पर्सन से लिंक करना बेटर होगा। चाहे विड्रॉल कोई भी करे, एक्चुअल स्टूडेंट का प्रेजेंट रहना जरूरी होना चाहिए। इस तरह ग्रीड की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को काफी इफेक्टिवली रोका जा सकता है। हाँ, दोनों सजेशन काफी अच्छी थी और यहाँ पे ऑड्री कहती है कि आप सेम सजेशंस मीटिंग में भी दीजिएगा ना। एंड तुरंत ड्वेन डैंटिस कहता है नहीं, इट्स नॉट माय प्लेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग डिसाइड करेंगे, मैं उतना नहीं बोलूंगा, आप लोग बोल दीजिएगा जाके। सॉरी, मैंने आप दोनों की कॉन्वर्सेशन को हाईजैक कर लिया, बाय बाय। ड्वेन डैंटिस यहाँ से निकल लेता है। लेकिन ऑड्री स्पेक्टेटर है, ड्वेन डैंटिस के ओवर एक्टिंग को वो पकड़ लेती है एंड वो समझ जाती है ड्वेन डैंटिस जानबूझ के यहाँ पे इंटरप्ट करके ये बोला है ताकि ऑड्री खुद इन मुद्दों को उठाए। और जब ऑड्री मुद्दों को उठाती है तो कोई ना नहीं बोल सकता। हाँ, ड्वेन के जाने के बाद ऑड्री लवेसा से कहती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि अलग अलग ओकेजन्स पे फंड्स मैं रेज करूंगी और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के साथ कम्युनिकेशन भी मेंटेन करूंगी। ऑड्री कहती है कि अगर उसे टाइम मिलता है तो वो डिफरेंट स्कूल्स को खुद विजिट करेगी, इनफैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स तक जाएगी। इसमें लवेसा कहती है जरूर मैडम, आप जा सकती हैं, जस्ट दैट इतने अमीर वाले कपड़ों में और ज्वेलरी पहन के मत जाइएगा, नॉर्मल ड्रेस पहन के। ऑड्री कहती है श्योर। खैर, तो इस सब के बाद ड्वेन डैंटिस घर अपने वापस आता है, आफ्टरनून में सोने जाता है कि तभी लिनार्ड मिचेल उसके सपने में घुस जाता है। सबसे पहले लिनार्ड कहता है सॉरी मैं आपके सपने में आया, लेकिन मेरे को आपसे कुछ पूछना है। देखो, कॉर्डन वाला जो केस है उसमें आपका नाम आ रहा है बहुत, एंड मुझे पता है कि आप नहीं हो इसके पीछे, मतलब नाइट हॉक्स को भी ये बात पता चल चुका है, चर्च आपके साथ है, लेकिन आपका शक किस पे है, किसने कॉर्डन के साथ ये किया है? इस पे ड्वेन डैंटिस वाज लाइक मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। लिनार्ड ने बोला कि उन्होंने वो सीन वापस रिक्रिएट किया जो कॉर्डन ने खुद को खत्म करने से पहले देखा था। उस सीन में किलर डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन ओरियल विंडो के ग्लास में गलती से बैरन सिंडर्स का रिफ्लेक्शन दिख गया। फिर लिनार्ड कहता है कि ये सब बहुत सिंपल और वीक लग रहा है,
मतलब इतने पावरफुल बैंकर और नोबेल लेवल का जो आदमी होगा वो अगर किसी को खत्म करना चाहता है तो खुद पर्सनली वहां क्यों जाएगा? मतलब कि बैरन सैंडर्स को फंसाया जा रहा है, जो बात ऑफ कोर्स ड्वेन डैंटिस पहले ही समझ चुका है। लिनर्ड ये भी बोलता है कि इल्यूजन या डिस्गाइज से ऐसे फेक सीन्स इजीली बनाए जा सकते हैं। डिस्गाइज बोलते वक्त उसने ड्वेन डैंटिस की तरफ देखा, जैसे हिंट कर रहा हो कि उसका करंट फेस भी असली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गडमैन स्पैरो सरलक मोरियार्टी की तरह है। वहीं क्लाइन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि किसी को फ्रेम करने का ये बहुत डायरेक्ट तरीका है। उसने डिसाइड किया कि वो लिनर्ड को सीधा आंसर नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा ताकि लिनर्ड खुद कंक्लूजन तक पहुंचे, क्योंकि अगर आंसर गलत निकला तो ब्लेम लिनर्ड पे जाएगा। क्लाइन ने पूछा कि अगर ड्वेन डैंटिस इस केस में इन्वॉल्व ना होता तो केस नॉर्मली कैसे आगे बढ़ता। लिनर्ड ने बोला कि सस्पेक्ट होने की वजह से ड्वेन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता, लेकिन उसके सर्वेंट्स, बटलर, नेबर्स और फ्रेंड्स सब टेस्टिफाई कर देते कि उसका कॉरन फैमिली से कभी कनेक्शन था ही नहीं। दोनों साइड की बातें क्लैश करती तो पुलिस नाइट हॉक्स को बुला लेती। नाइट हॉक्स मीडियमशिप यूज करते और वो सीन देखते जो कॉरन ने खुद को खत्म करने से पहले देखा था। उससे बैरन सैंडर्स का रिफ्लेक्शन मिलता। अब ये बात बोलते लिनर्ड अचानक से चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो बोलता है कि क्लू वी को सस्पिशियस होने के बाद भी नाइट हॉक्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बैरन सैंडर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती। शायद असली गोल ही ये था कि नाइट हॉक्स की नजर उस पे पड़े। फिर लिनर्ड को समझ आया कि बैरन सैंडर्स शायद किसी बियॉन्ड द मैटर में फंसा हुआ है और वो नाइट हॉक्स की डीप इन्वेस्टिगेशन हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे लिनर्ड ये सब बात खुद से बोल रहा है, खुद से अपने आप को बता रहा है, मतलब ड्वेन डैंटिस के सामने उसके सपने में, और बोल बोल के उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं एक्चुअली केस की तह तक पहुंच रहा हूं। ये किस तरह से जो प्लान किया वो सोचा होगा बैरन सैंडर्स को फंसाने का। लिनर्ड कहता है कि शायद मास्टरमाइंड को फर्क ही नहीं पड़ता अगर ट्रैप समझ भी आ जाए। उनका असली गोल बस इतना था कि नाइट हॉक्स रूटीन इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि बैरन सैंडर्स कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है जो इजीली पकड़ा जा सकता है। क्लाइन को भी सेम कंक्लूजन सही लगा, लेकिन उसने डायरेक्टली अग्री नहीं किया, बस स्माइल करता रहा। उसने बोला कि अब बैरन सैंडर्स अलर्ट हो चुका होगा तो अब वो कोई गलती नहीं करेगा। लिनर्ड ने बताया कि बैरन सैंडर्स की लाइफ काफी लेजेंडरी रही है। कई बार वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुआ, लेकिन हर बार वापस उठकर खड़ा हुआ और पावरफुल बन गया। शायद किसी पॉइंट पे उसने डेस्परेशन में अपनी सोल किसी डेविल, किसी इविल गॉड या सीक्रेट एग्जिस्टेंस को बेच दी हो। क्लाइन इस बात पे कुछ नहीं बोला, बस पूछा कि नाइट हॉक्स असली किलर के साथ क्या करते हैं। लिनर्ड ने बोला कि ट्रैप बहुत रफ था, मतलब मेमोरी इम्प्लांट और गाइडेंस का काम प्रॉपर्ली हिडन नहीं था, इसलिए लगता नहीं कि ये कोई हाई लेवल स्पेक्टेटर पाथवे बियॉन्डर का काम है। ये तो स्पेक्टेटर ही लग रहा था, लेकिन चलो नहीं है ऐसा। और शायद ये किसी और पाथवे वाले ने मिस्टिकल आइटम यूज करके स्पेक्टेटर जैसा इफेक्ट क्रिएट किया हो। लेकिन ये बोलते बोलते लिनर्ड को सडनली रियलाइजेशन होता है, शायद ये सब एक्चुअली किसी हाई लेवल स्पेक्टेटर पाथवे बियॉन्डर का भी काम हो सकता है। मतलब जो फ्लॉज मिस्टेक लग रहे हैं वो सब इंटेंशनली डिजाइन किए गए थे। हर इंसान का रिएक्शन पहले से कैलकुलेट किया गया था। सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, ड्वेन डैंटिस का एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस। लिनर्ड ने उठकर हल्का सा कफ किया और क्लाइन को थैंक्स बोला। क्लाइन भी हंस पड़ा, बोला तुम मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो, मैं तो तुम्हें कुछ बोला नहीं, तुम खुद ही बोले और अपना इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन भी निकाल लिए। एनीवेज, यहाँ क्लाइन लिनर्ड से कहता है कि लिनर्ड का पुराना कलीग पूछ रहा था कि अगर उसे इंस जैंगविल के ट्रेसेस मिले तो कांटेक्ट कैसे करे। लिनर्ड वापस बैठ गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसने बोला कि लेटर को 7 पिंस्टर स्ट्रीट भेज देना। ये सुन के क्लाइन समझ गया कि लिनर्ड का फिलहाल तो प्लान बैकलैंड में ही रहने का है, उसी जगह पे 7 पिंस्टर स्ट्रीट पे जहाँ उसका घर है, या फिर वो दूर रह के भी किसी स्पेशल पावर से उस जगह को मॉनिटर कर सकता है। आइदर ऑफ द टू। अब लिनर्ड पूछता है कि अगर उसे ड्वेन डैंटिस से कांटेक्ट करना हो या फिर मतलब क्लाइन मोरेटी से, तो वो कैसे कर सकता है। एंड ड्वेन डैंटिस अपना गिडमैन स्पैरो का रिचुअल जो है ना वो बता देता है, जिससे मिस मैसेंजर आती है। बोलता है मैसेंजर को बुलाना, 1 गोल्ड कॉइन देना और मैसेज भेज देना, हो जाएगा काम। हाँ, लिनर्ड सर हिलाया, थैंक्स बोला और यहाँ से निकल लिया, मतलब ड्रीम से निकल गया। दूसरी तरफ डैनिट्स की बात की जाए तो वो मजे कर रहा है, क्योंकि भैया उसने गिडमैन स्पैरो का काम कर दिया, टेंशन हटा। गिडमैन स्पैरो हमेशा टेंशन वाली बात करता है, लेकिन तभी ग्रे फॉग से वापस से डैनिट्स को एक मैसेज आता है, जो कि ऑफ कोर्स गिडमैन स्पैरो का था। मैसेज ये कि उसे तुरंत वेस्ट बैलम जाना है, वहां के 2 नेटिव जनरल से मिलना है, मे सैंचेज और काटामिया। मतलब दोनों से डायरेक्टली नहीं मिलना है, रादर उनके एरियाज में जाना है और एरिया की सिचुएशन को चेक करनी है और स्पेशली रोज स्कूल ऑफ थॉट की एक्टिविटी पे नजर रखनी है। अगेन मिलना नहीं है, गलती से मैंने बोल दिया, बस एरिया में जाना है और ये सब काम करना है। अब डैनिस जो है वो पहले गोल्डन ड्रीम क्रू के साथ वहां जा चुका था, इसलिए उसे पता था कि वेस्ट बैलम कितनी डेंजरस जगह है। उसके दिमाग में प्रिमिटिव फॉरेस्ट, डेंजरस क्रीचर्स, डेथ को मानने वाले ट्राइब्स, बैंडिट्स, रेबल आर्मीज, हॉन्टेड विलेजर्स और बियॉन्ड द बैटल्स के सीन घूमने लगे। वो ऑलमोस्ट मना करने वाला था, सोचा कि गिडमैन स्पैरो को सीधा नो बोल देता हूं, कम से कम एक हेल्पर तो भेजना चाहिए। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि नॉर्मल लोग भी वहां सर्वाइव करते हैं और रिच बन जाते हैं, तो मैं भी शायद सर्वाइव कर जाऊंगा। शायद बस ओवरथिंक कर रहा हूं कि बहुत डेंजरस है, चल के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी गिडमैन स्पैरो ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने को कहा है ना, फाइट थोड़ी जाके करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए डैनिस फोर्स्ड स्माइल के साथ मिस्टर फूल को मैसेज भेजा कि वो मिशन को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उसने गिडमैन स्पैरो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए एक रिचुअल किया और मिस्टर फूल से किया। रिचुअल खत्म होते ही एक इल्यूजनरी डोर खुला और उसमें से एक गोल्डन सनबर्ड शेप्ड ब्रूच निकला।
ऑफ कोर्स ये सन ब्रूच है। सदर्न कंटिनेंट में जहां पहले डेथ का किंगडम था, वहां सन पाथवे बहुत इफेक्टिव माना जाता था, इसलिए शायद मतलब अपना क्लाइन है वो उसको सन ब्रूच दे रहा है। और डैनिट्स यहाँ शॉक रह गया कि गिरमिन स्पैरो ने इतनी प्रीशियस आइटम डायरेक्टली उसको दे दी। उसने सोचा कि गिरमिन स्पैरो के अंदर काम करना इतना बुरा भी नहीं है, मजेदार मिस्टिकल आइटम्स मिलते हैं। डैनिट्स ब्रूच उठाया और उसको अपने पास गर्म और ह्यूमिड हवा फील होने लग गई, जो कि ब्रूच को पकड़ने से होती ही है। तो टी शर्ट बदल के मैं आ गया हूँ आगे की कहानी बताने, और मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरे बालों पे मत जाना। रात के बहुत देर हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि डैनिट्स वाला मामला तो सॉर्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्लाइन मोरेटी को एक लेटर आता है, और ये लेटर किससे आया है? शैरन से। याद है ना शैरन, मिस बॉडीगार्ड सेकंड बुक के अंदर, या भूल गए? शैरन के साथ मैरिक भी हमेशा रहता था। तो हाँ, लेटर के अंदर शैरन लिखी थी कि हेल्प चाहिए तो फेस टू फेस मिलना होगा, और वो भी आज ही मिलना होगा। फिर क्या था, क्लाइन बोला मिलते हैं, और शाम में वो पहुंच गया ब्रेव हार्ट्स बार शर्लॉक मोरियार्टी बनके। यहाँ क्लाइन इयान से मिलता है, याद है ना, इयान भी सेकंड बुक से छोटा सा बच्चा सा था। एंड ये लोग बिलियर्ड्स रूम में जाके मिलते हैं, मतलब वहीं पे मैरिक होगा। हाँ, वहां मैरिक था, शैरन भी थी अपना, वो गायब थी, एकदम से सामने विजिबल होती है, इनके बीच हाय हेलो होती है। एंड यहाँ पे क्लाइन मोरेटी, जो कि अपना शर्लॉक मोरियार्टी है, वो क्लियरली बोल देता है कि हाँ, मैं रात का बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक देने वाला था मैरिक को, लेकिन वो खो गया है, तो अब मैं नहीं दे सकता, सॉरी फॉर दैट। मिस बॉडीगार्ड बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ सेनोर को नहीं देखी, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि लगता है तुम्हारा सेनोर गया, जो तुम्हारा ये था, मैरियनेट था। एंड इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि तुम कहीं फंसे होगे तगड़ा, तो ठीक ठाक हो ना? क्लाइन बोलता है, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा लेकिन मैरियनेट गया, और इसी तरह से रात का बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक भी गया। एनीवे, शर्लॉक बोलता है, आपको क्या हेल्प चाहिए, आप वो बताइए। तो मैरिक बताता है कि अगले दिन सदर्न कंटिनेंट से एक शिप प्रिट्ज हार्बर पहुंचने वाली है, और उसका लियोन आर्मी से डायरेक्ट कनेक्शन है। उस शिप में स्टार हाईलैंड्स, पैज वैली और हागेंटी प्लेन से लूट कर लाए गए ट्रेजर्स और रिलिक्स हैं। उन्हीं चीजों में से एक मम्मी भी है। मम्मी होता है ना, वो मम्मी नहीं, मम्मी, ठीक है। इसकी मम्मी है एंशिएंट हागेंटी प्लेन्स का 19th किंग टूतनेज II। मैरिक ने एक्सप्लेन किया कि सदर्न कंटिनेंट की ओरिजिनल लैंग्वेज एंशिएंट फेशेकियन से अलग थी। उस लैंग्वेज में किंग के लिए स्पेशल वर्ड था, जिसे काडीएव कहते हैं, KADIEV, ऐसा कुछ। रोजेल ने उसका ट्रांसलेशन फेरो किया था। ऑफ कोर्स रोजेल अपने अर्थ से ना, तो वही किया होगा। आप पता नहीं किस लॉजिक से किया था, यहाँ के लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है। इनफैक्ट रोजेल ही था जो कि मम्मी वर्ड भी दिया था। ठीक है रोजेल अंकल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बेसिकली फेरो का मीनिंग होता है गॉड का बेटा और ह्यूमंस का किंग। मैरिक ने बोला कि टूतनेस II कभी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक निकाल दिया गया, और सिर्फ उसकी बॉडी बची, जिसे मम्मी बना दिया गया। दूसरे बियॉन्डर्स के लिए ये स्पिरिचुअली पावरफुल मटेरियल है, मतलब ज़ॉम्बी बनाने के काम आता है, लेकिन उन लोगों के लिए इसका एक और इम्पोर्टेंट मीनिंग है। इस बार उनका गोल वही टूतनेस II की मम्मी को हासिल करना है, मतलब मैरिक और शैरन का। क्यों? वेल, रात से सीक्वेंस 4 पपेट बनने के लिए एक रिचुअल की रिक्वायरमेंट होती है, और शायद इसी रिचुअल में इस मम्मी का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, क्लाइन इस बात का थोड़ा अंदाजा लगा लिया था, और ऐसे में क्लाइन बोलता है कि अगर सिर्फ एक मम्मी है जिसके अंदर बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसको चुराना कोई बहुत डिफिकल्ट काम होगा नहीं। क्लाइन के हिसाब से सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स ऑलरेडी काफी पावरफुल होते हैं। जब तक शिप पे डेमीगॉड लेवल का कोई स्कॉट नहीं होगा ना, तो सेम लेवल के बियॉन्डर्स तो क्लाइन, मैडम शैरन और मैरिक को रोक नहीं पाएंगे। ऊपर से गार्ड्स को शिप की कई वैल्यूएबल चीजों को भी प्रोटेक्ट करना होगा ना, तो वो अलग अलग केबिन्स में होगी रखी, तो वहां भी गार्ड्स बिखरे होंगे, तो इसे चोरी करना उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो फिर शैरन और मैरिक को क्लाइन मोरेटी की जरूरत क्यों है? वेल, शैरन असली प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि उन्हें डर ये है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट का ये ट्रैप हो सकता है, जो स्पेसिफिकली इन दोनों को पकड़ने के लिए बनाया गया हो। अगर सब सेफ हुआ तो क्लाइन को 1000 पाउंड्स मिलेंगे, लेकिन अगर डेंजर हुआ तो शैरन और मैरिक अटेंशन खींच लेंगे और क्लाइन मम्मी लेकर भागेगा। रिस्क के हिसाब से पेमेंट 5000 से 10,000 पाउंड तक की भी दी जा सकती है। अब क्लाइन को बात समझ आ गई थी। फिर उसने पूछा कि क्या वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि रात स्पिरिट वर्ल्ड में इफेक्टिवली मूव कर सकते हैं। तो शैरन कहती है कि तुम हम लोग का मिशन कर दो, तो कैश तो तुमको जो मिलना मिलेगा ही, साथ में स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो भी एज पेमेंट मैं तुम्हें दे दूंगी। क्लाइन बोलता है ठीक है, मैं सोच के मिडनाइट से पहले जो है ना तुम्हें आंसर बताता हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा या नहीं। ऑफ कोर्स क्लाइन सोच रहा है डिविनेशन करके देखेगा कि वहां डेंजर है कि नहीं, बिकॉज सीयर होने के नाते डिविनेशन करना तो बनता है। हाँ, इनकी बात हो गई है, पता चल गया है क्लाइन को मिशन क्या हो सकता है इनका। वैसे क्लाइन तुरंत इनको मतलब बाय तो बोल दिया, लेकिन तुरंत यहाँ से नहीं निकला, बल्कि इयान से भी थोड़ा बातचीत किया। बेसिकली इयान से क्लाइन पूछ रहा था कि कोई रिसेंट टाइम में इंपॉर्टेंट न्यूज आई है क्या, एंड इयान बोला
कि कोई आदमी है वो जो है ना द फूल को मानने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। इस पे थोड़ा सरप्राइज हुआ, स्माइल करके पूछा कि कौन आदमी है ये, मतलब ठीक है मैं जानता हूँ कुछ लोग खोज रहे हैं बट कौन ही हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को लग रहा था शायद लेनर्ड मिचेल खोज रहा होगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो वो नहीं खोज रहा होगा, लेकिन इयान की बातों से लग रहा था कि नहीं लेनर्ड मिचेल तो नहीं है। फिर क्लाइंट सोचता है अरोरा ऑर्डर का कोई मेंबर हो सकता है, तो मतलब इयान से पूछता है कि तुम क्या उसका स्केच बनवा सकते हो कि कौन खोज रहा है। इयान कहता है स्केच तो मैं बना देता लेकिन मुझे बनाने आता नहीं है स्केच। तो शैरन कहती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी स्केच बनाने में, ये लोग कर सकते हैं ना, रिचुअल से परफेक्ट बना लेते हैं। तो हाँ, एक रात के पोजेशन का इस्तेमाल करके, मतलब इयान से रात को पोजेस करवा के, जो कि शैरन करी होगी, और स्केच बनवाया गया। और स्केच में एक यंग मैन था जिसके कर्ली बाल थे, ब्लैक आईज थी, वाइड फोरहेड और थिन फेस था, और सबसे नोटिसेबल चीज उसकी पता है क्या थी? एक मोनोकल। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, ये एमोन है, ब्लास्फेमर एमोन, जो कि द फूल को खोज रहा है। अब ये देख के तो क्लाइन की जो पतलून थी ना वो हो गई ढीली, क्योंकि एमोन अब स्पेसिफिकली उसको खोज रहा है एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो बैकलैंड में पहुंच जाएगा या फिर पहुंच भी गया होगा। अब क्लाइंट सोचता है कि देखो मॉरॉडर पाथवे के 2-3 डेमिगॉड बैकलैंड में हैं। एक तो वही लिनर्ड का बुड्ढा जो उसके कंधे पे बैठे रहता है, ज़ोरोएस्ट, और दूसरा जो वो चूहा था जो कि ड्वेन रैंडिस के घर के बगल में था। तो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के हिसाब से ऐसे भी एमोन को यहाँ आना ही था। क्लाइंट ये भी सोचता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि एमोन इतने सालों से फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में कुछ तो ढूंढ रहा था, राइट? तो अचानक सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आना मतलब कैसे आएगा? थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है ये बात? ऊपर से बैकलैंड के बाहर जो उसका मौसलम था उसे मैशिनरी हाइव माइंड वाले डिस्ट्रॉय कर चुके थे, याद है ना, सेकंड बुक के अंदर। इसलिए अब उसके लिए फ्रीली आना जाना भी उतना ईजी तो नहीं है। इससे हम क्या समझते हैं दोस्तों? इससे हम ये समझते हैं कि एमोन खुद यहाँ नहीं आ रहा, अपनी असली बॉडी से नहीं, बल्कि उसका कोई अवतार होगा जो कि यहाँ होगा। मॉरॉडर पाथवे के जो एंजल्स हैं वॉर्म ऑफ टाइम का यूज करके अवतार्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, और एमोन तो उन सब में सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट तो वही होगा। कभी कभी क्लाइंट को लगता था कि मॉरॉडर पाथवे की मिथिकल क्रीचर शायद काउंटलेस वॉर्म्स ऑफ टाइम का कॉम्बिनेशन ही होगी। कैटाक्लिज्म से पहले एमोन मॉरॉडर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स था, तो ऑब्वियसली उसे द फूल नाम का असली मीनिंग भी पता होगा। शायद वो ग्रे फॉग की ऑरा भी सेंस कर सकता है, हो सकता है वो ग्रे फॉग का कंट्रोल तक चुराना चाहता हो। हाँ, क्लाइंट को समझ आ गया था कि इस बार एमोन स्पेसिफिकली द फूल की वजह से आया है। ये सोचकर उसका हेडेक थोड़ा और बढ़ गया कि भैया अभी इतना डील कर रहे थे सबसे, अब एमोन से डायरेक्ट लड़ना होगा, बहुत मुश्किल है भैया। तो भी क्लाइंट खुद को काम करता है, सोचता है जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, अभी जो मिशन मिला है उस पर ध्यान देते हैं। मोreover, अगर एमोन क्लाइंट से मिल जाता है तो वो क्लाइंट की यूनिकनेस को तुरंत ही पकड़ लेगा। अब एक ही तरीका है क्लाइंट अपनी ग्रे फॉग वाली ऑरा को छुपा सके। अगर वो डेमिगॉड बन जाता है तो क्लाइंट को पूरा फोकस डालना होगा इस बात पे कि जल्दी से वो सीक्वेंस 5 से जो है ना सीक्वेंस 4 पे पहुंच जाए, क्योंकि समझ रहे हो डेमिगॉड बनेगा तभी अपने ग्रे फॉग के ऑरा को छुपा पाएगा। बाय द वे, क्लाइंट यह सोच रहा था कि बैकलैंड में बहुत सारे डेमिगॉड्स हैं, लेकिन फिर भी एमोन यहाँ आके एक्शन लेने से नहीं डर रहा है। मतलब समझो वो कितना पावरफुल होगा। ऑफ कोर्स सीक्वेंस 1 है, वो भी बहुत ज्यादा समय से, ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस 1 में सबसे पावरफुल एमोन ही हो सकता है, और शायद उसकी एबिलिटीज में ये भी हो कि वो किसी का फेट चुरा सकता है। और ऐसे में क्लाइंट अभी मतलब बैकलैंड छोड़ के वेस्ट बैलम जा रहा है ना आर्म्स की डील करने कुछ दिनों में, तो ये ठीक ही चीज है, चला जाए उधर, बैकलैंड में नहीं रहना चाहिए एमोन के पास। खैर, इन सब बातों को सोचते हुए क्लाइंट अपने घर पे पहुंच जाता है एंड सबसे पहले क्लाइंट मिस मैसेंजर को बुला के एक खत लिख के देता है। किसके नाम? लेनर्ड मिचेल के नाम। उसके एड्रेस पे जाके डालना है खत को, 7 पिंस्टर स्ट्रीट पे, और खत में बस इतना लिखा, एमोन हैज अराइव्ड। ऑफ कोर्स ये लेनर्ड को खत जा रहा है, लेकिन है लेनर्ड के बुड्ढे के लिए। बुड्ढा ग्रैंड को जब पता चलेगा ना कि एमोन आ चुका है बैकलैंड में, उनकी भी पतलून ढीली हो जाएगी जैसे क्लाइंट की हुई थी। वहां हारमोनिका बजा के क्लाइंट यहाँ मिस मैसेंजर को बुलाता है, और मिस मैसेंजर खत तो लेती है लेकिन जा नहीं रही थी। क्लाइंट पूछता है आप जा क्यों नहीं रही हो? तो पता चलता है मिस मैसेंजर को पता ही नहीं कि 7 पिंस्टर स्ट्रीट कहाँ है। क्लाइंट बोलता है कोई बात नहीं, बैकलैंड का मैप खोल के दिखाता है, देखो अपन यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, 7 पिंस्टर स्ट्रीट पहुंच जाओगी। और जहां तक बात खत की है तो बस मेल बॉक्स में आप डाल देना, हैंड ओवर एकदम हाथों हाथ करने की जरूरत है नहीं। और यहाँ क्लाइंट जो है मिस मैसेंजर को अपनी तरफ से ही इस बार 1 गोल्ड कॉइन दे देता है, क्योंकि लेनर्ड को इस मेथड का नहीं पता था कि गोल्ड कॉइन देना पड़ता है मिस मैसेंजर को, तो अपनी तरफ से क्लाइंट दे दिया। इसके बाद क्लाइंट ग्रे फॉग के ऊपर गया एंड डिवाइन किया कि क्या शैरन और मैरिक को हेल्प करना डेंजरस है। हाँ, गोल गोल घूमा, यस डेंजरस है, लेकिन एक्सट्रीम डेंजरस नहीं है, बहुत तेज नहीं घूम रहा था। क्लाइंट डिसाइड करता है कि वो ये मिशन करेगा। ठीक है, तो पेपर पे लिख के भिजवा दिया कि एग्जैक्ट टाइम, लोकेशन और प्लान बनाने कहाँ आना पड़ेगा, एंड ये सब डिटेल कलेक्ट कर लिया। अब इसी बीच क्लाइंट जो मिस मैसेंजर से लेटर भिजवाया था लेनर्ड को, वो लेनर्ड को मिल गया, और जैसे ही लेनर्ड ये लेटर पढ़ा
उसकी जो कंधे पे जो बुड्ढा है ना, वो बुड्ढा गैस्प कर दिया, ऐसे करके डर गया, समझ रहे हो? और पहली बार लेनर्ड इस बुड्ढे को गैस्प करते हुए सुना था। मतलब ज़ोरोएस्टर भी डर रहा है, ये बुड्ढा, ठीक है? तो समझ जाओ एमोन की क्या भौकाली है। एनीवेज, ज़ोरोएस्टर बोलता है कि देखो, एमोन खुद तो यहाँ आ नहीं रहा होगा, शायद एमोन की असली बॉडी तो नहीं है, उसका कोई एक अवतार होगा। क्योंकि अगर एमोन का रियल बॉडी बैकलैंड में अपीयर हो जाए ना, तो हो सकता है कि किसी डेटी का, यानी किसी भगवान को तुरंत खुद नीचे आना पड़ेगा, डायरेक्ट डिसेंड करना पड़ेगा। ये सुनकर लेनर्ड शॉक हो गया। वो बोला कि भाई एमोन ऐसा क्या बंदा है कि भगवान को उससे डील करने के लिए आना पड़ेगा? आई मीन भगवान लास्ट टाइम कब डिसेंड किए थे इस जगह पे? कितने साल हो गए इस बात को? फिफ्थ एपॉक के बाद तो ऐसे इंसिडेंट सिर्फ लेजेंड्स और सीक्रेट चर्च रिकॉर्ड्स में ही पढ़े गए, कोई देखा नहीं अपनी आंखों से। तो समझ जाओ एमोन कितना पावरफुल होगा। लेनर्ड भी इस बात को समझ गया कि अगर एमोन से भिड़ने भगवान को खुद उतरना पड़ जाए, जो गॉड्स हैं यहाँ के, तो एमोन शायद सीक्वेंस 1 बियॉन्डर के अंदर भी सबसे डेंजरस और पावरफुल एग्जिस्टेंसेस में से एक है, और शायद इसीलिए उसे ब्लास्फेमर भी कहा जाता है। ऐसे ही नाम नहीं है उसका। लेनर्ड भी थोड़ा तो डरने ही लग गया था। लेनर्ड बोला तो फिर चर्च को बता दिया जाए कि एमोन आ सकता है इधर। इसमें पहले ज़ोरास्टर कहता है कि एमोन के अवतार को मार के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एमोन खुद आ नहीं रहा, उसका सिर्फ अवतार आ रहा है, तो हम उससे ही डील कर पाएंगे। और शायद एमोन खुद भी ये चाहता होगा कि हम उसके अवतार से डील करें। उसके लिए एक अवतार लूज करना बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ वेस्ट होने जैसा है, उसे कोई रियल डैमेज होगा नहीं। उल्टा अवतार की मौत से वो फेट में होने वाले चेंजेस देख सकता है। उसे पता चल जाएगा कि डिस्टर्बेंस कहां से स्टार्ट हुई और किसने वेव्स क्रिएट किए। शायद वो डायरेक्टली लेनर्ड या पैलेस को लॉक न कर पाए, लेकिन सर्च एरिया बहुत छोटा हो जाएगा और उसके असली बॉडी के लिए लीथल अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद पैलेस और भी डरावनी बातें बोलता है। उसने पूछा कि क्या लेनर्ड को लगता है कि बैकलैंड में सिर्फ एक ही एमोन अवतार है? एमोन की हैबिट्स और स्टाइल के हिसाब से जो एक अवतार ओपनली दिखता है वो बस एक बीकन होता है। असल में उसके आसपास कई और हिडन अवतार्स होते हैं, कुछ डजन्स या शायद 100 से भी ज्यादा। अगर लोग उस ओपन अवतार को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो हर डायरेक्शन से और एमोन्स निकल सकते हैं। वो किसी पासरबाई के फॉर्म में हो सकता है, रूफ पे बैठा बर्ड, ग्राउंड पे चलती एंट, वुडन लॉक के अंदर इंसेक्ट या हवा के माइक्रोब्स तक हो सकते हैं। अगर कोई डेमिगॉड ना हो तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि एमोन का अवतार उसके बॉडी के अंदर घुस चुका है। अब ये सब सुन के लेनर्ड जो है ना इतना डरा, उसकी भी पतलून ढीली हो गई। ठीक है, 3 लोगों की पतलून ढीली हो चुकी है इधर। उसे सडनली फील हुआ कि जैसे उसके आसपास हवा में काउंटलेस एमोन्स घूम रहे हैं, और एमोन्स के बारे में यही कहा जाता है, एमोन्स के नहीं, एमोन के बारे में, कि भैया वो कहीं भी हो सकता है। शायद इस वीडियो को भी देख रहा हो और तुम्हारे बीच भी हो, आसपास देख लो कहीं एमोन न मिल जाए। पैलेस भी यहाँ हल्का सा धंसता है और लेनर्ड से पूछता है, अब लगा तुम्हें डर? ठीक है, एमोन को कम मत आको, वो कुछ भी कर सकता है। ज़ोरास्टर बोलता है कि अगर लेनर्ड को समझ आ जाए ना कि एमोन बिना कोई साइन दिए किसी की फेट कैसे चुरा लेता है, तो वो और भी ज्यादा टेरिफाइड हो जाएगा। अब लेनर्ड डरते हुए पूछा कि ठीक है, तुम बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हो, ये तो बता दो फेट चुराने का मतलब क्या होता है। पैलेस बोला कि एमोन तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, फिर एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स उसे अपना बेटा मान रहे हैं, तुम्हारी वाइफ उसे अपना हस्बैंड समझेगी, तुम्हारा बच्चा उसे अपना पापा बुलाएगा, तुम्हारे फ्रेंड्स और सब लोग उसे ही तुम्हारी तरह ट्रीट करेंगे, एज इफ एमोन ही लेनर्ड है, और असली तुम अनलकी आउटसाइडर बन जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाएगा और तुम अकेले खत्म हो जाओगे। अब लेनर्ड ये सुन के शॉक हो गया कि एमोन इस लेवल की थेफ्ट कर सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, मेरे को हटा देगा, मेरी जगह ले लेगा, इस तरह का काम है, इस तरह से फेट चोरी होता है। और डरते हुए लेनर्ड पूछता है कि मतलब ये परमानेंटली चोरी होता है क्या? और पैलेस कहता है, एक बात बताओ, चोर कभी सामान वापस करता है? चोरी करता है वो जब तक वो पकड़ा ना जाए, और एमोन को पकड़ेगा कौन? ठीक है, तो ये परमानेंट ही समझो। एक ही केस है जिसमें एमोन मतलब जो चोरी किया वापस कर सकता है, अगर उसका खेलते खेलते तुमसे मन भर जाए, तो बोलेगा ठीक है, इस बंदे को बहुत तरपा लिया, दे दो वापस। और ये कभी होता नहीं, एमोन का कभी मन भरता नहीं। हाँ, अब लेनर्ड को पता चल रहा है और आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि एमोन कितना डेंजरस है। तो लेनर्ड वही सवाल पूछता है जो आपके मन में भी चल रहा होगा कि भैया इससे डील कैसे करें। पहले ज़ोरास्टर कहता है कोई तरीका नहीं है डील करने का, बस चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, जब खतरा है तो भागो। तो ये तो थी एमोन की बात। अब बात करते हैं ब्रेव हार्ट्स बार की, क्योंकि वहां पे मैरिक को आइडिया लग गया था कि शर्लॉक उनकी हेल्प करने वाला है, और 1 बजे रात के आसपास मैरिक के पास सीधा शर्लॉक प्रकट होता है टेलीपोर्ट करके। और भैया मैरिक डर गया, इसलिए डर गया क्योंकि इस शर्लॉक मोरियार्टी के पास टेलीपोर्टेशन के भी पावर है क्या? खैर, तो यहाँ मैरिक, शैरन और क्लाइन की बात होनी शुरू हो जाती है, और क्लाइन बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा कंसर्न उनके इंटेल जो इंफॉर्मेशन वो लोग निकाले हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर है। अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हुई तो सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे और रिस्क कम हो जाएगा। क्लाइन एग्जांपल देते हुए पूछा कि क्या उन्हें पक्का पता है कि टूटनीस 2 की मम्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और क्या वो कंफर्म कर सकते हैं कि मम्मी किस कॉफिन में रखी होगी? अगर एग्जैक्ट कॉफिन पता हो तो क्लाइंट गार्ड्स रिएक्ट करने के पहले ही टेलीपोर्ट करके डायरेक्टली स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू मम्मी को ले जा सकता है। इससे काफी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगे। मतलब बात भी सही है, टेलीपोर्ट से सीधा लेके भाग जाएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो, लेकिन श्योर करना होगा कि कुछ और वहां पे इश्यूज नहीं है। अब मैरिक कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी शैरन ने कामली जवाब दिया कि कॉफिन का एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म है, लेकिन मम्मी में कोई हिडन प्रॉब्लम है या नहीं ये कंफर्म नहीं कर सकते। क्लाइंट पूछता है ठीक है चलो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब बताओ। क्लाइंट बताती है कि ये रोज स्कूल ऑफ थॉट का ट्रैप भी हो सकता है या लियोन मिलिट्री का ट्रैप हो सकता है। क्लाइंट ने पूछा कि रोज स्कूल ऑफ थॉट को टारगेट करने वाला ट्रैप का क्या मतलब है। इस बार मैरिक डिटेल में एक्सप्लेन करता है। उसने बोला कि एंशिएंट हाईलैंड्स किंगडम में रेस्पेक्टेड लोगों को मम्मी बनाना एक सीक्रेट ट्रेडिशन था। फेरो की मम्मी को इंसल्ट करना या डिसरेस्पेक्ट करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जब लियोन इंटिस ऑफ फेना पॉटर की एलाइड आर्मीज ने किंगडम पे अटैक किया था तब फेरो के डिसेंडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट मम्मीज को सीक्रेटली हटा के ले गए थे, जिनमें पुराने फेरोज के रिमेन्स भी थे। अब रिसेंटली हाईलैंड्स के रेबल आर्मी का एक सीक्रेट बेस रेड हुआ था और वहां सबसे नीचे वाले लेवल पे लियोन आर्मी को टूटनेस 2 की मम्मी मिली। अब वो उसे बैकलैंड में ले जाकर किसी अननोन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च के लिए देना चाहते हैं। फेरो के डिसेंडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा इंसल्ट है, इसलिए उनके पास मम्मी वापस चुराने का सॉलिड रीजन है। और उन डिसेंडेंट्स में से एक डेमीगॉड भी है जिसका नाम है महामोसी। इसकी मौसी नहीं, महामोसी, किसी की मौसी नहीं। वो रेबल आर्मी का मेजर लीडर है और रोज स्कूल ऑफ थॉट का इंपॉर्टेंट मेंबर भी। साथ ही वो एबॉमिनेशन सुआ का स्टूडेंट है। क्लाइंट ने बात समझकर बोला कि मतलब लियोन आर्मी शायद टूटनेस 2 की मम्मी को बेट की तरह यूज कर रही है ताकि महामोसी को बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट जानबूझकर फेरो की रिमेन्स को सैक्रिफाइस करके शैरन और मैरिक को एलिमिनेट करना चाहती हो। क्लाइंट पहले सोच रहा था कि रोज स्कूल ऑफ थॉट वाले इतना एफर्ट सिर्फ एक सीक्वेंस 6 और सीक्वेंस 5 के लिए तो नहीं करेंगे, राइट? लेकिन फिर उसे याद आया कि उनका करंट फैक्शन इंडल्जेंस फॉलो करता है और रिवेंज के टाइम वो लिमिट क्रॉस करने से नहीं डरते, इसलिए नॉर्मल लॉजिक यहाँ अप्लाई नहीं होता। ऊपर से शैरन और मैरिक मदर ट्री ऑफ डिजायर के कंट्रोल से बचकर निकल आए थे। सिर्फ लक से तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। शायद कोई हिडन पावरफुल पर्सन सीक्रेटली उनकी हेल्प कर रहा हो और रोज स्कूल ऑफ थॉट उस पर्सन को भी खत्म करना चाहती हो। अब वो पर्सन कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है। If you know what I mean. Anyway, ये सब क्लाइंट ने सिर्फ मन में सोचा, बोला नहीं। जो भी हो, क्लाइंट थोड़ा देर सोचता है और बोलता है कि अगर पहला सिनारियो सच है तो सिचुएशन उसके सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। अगर लियोन आर्मी एक डेमीगॉड और उसके कंपेनियंस को टारगेट कर रही है तो उन्होंने डेफिनेटली कम से कम 2 डेमीगॉड लेवल बियॉन्डर्स को एम्बुश में रखा होगा। साथ ही बैकअप प्लान्स भी होंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, जैसे किसी तरह का ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट तक प्रिपेयर करके उन्होंने रखा होगा। क्लाइंट ने बोला कि अगर ऑपरेशन बैकलैंड के पास नहीं होता या चर्चेस के साथ ज्वाइंट मिशन ना होता तो इतना बड़ा ट्रैप सेटअप करना इजी नहीं था। शैरन भी उसकी बात से यहाँ अग्री करती है। अब क्लाइंट यहाँ डिफिकल्टी को ओवर ड्रामेटिक नहीं बना रहा था, उसने बस कामली बोला कि इन्हें जो है ना और एक्यूरेट और डिटेल्ड इन्फो चाहिए इस चीज को लेके, तभी टारगेटेड प्रिपरेशंस पॉसिबल होंगी और मिशन सक्सेसफुल होगा। फिर क्लाइंट बताया कि वो एक सीक्रेट एग्जिस्टेंस को जानता है जो मैजिक मिरर डिविनेशन करता है। वो एग्जिस्टेंस एक सीक्रेट रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर प्राइवेसी या ह्यूमिलिएटिंग एक्शन से प्रॉब्लम ना हो तो उससे बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। तो क्या ये लोग शैरन और मैरिक ट्राई करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ क्लाइंट बात कर रहा है अपने अरोडस की, ठीक है ना। बस क्लाइंट ऐसा दिखा रहा है कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट एग्जिस्टेंस है, वो रेसिप्रोसिटी पे चलता है, तुमसे भी सवाल पूछेगा, जो कि सच बात है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के अरोडस को थोड़ा सा समझ रहे हो अपना थोड़ा बना रहा है, रोला जमा रहा है थोड़ा सा। क्लाइंट कहता है कि वो समनिंग खुद करेगा। तो हाँ, जैसे अरोडस को समन करता है, मिरर विरर लगा के वो सब करके समन करता है, वैसे इससे पहले मैरिक और शैरन अग्री कर जाते हैं इस बात के लिए और एरोडस की समनिंग हो जाती है। वैसे समनिंग से पहले एक और छोटी चीज होती है जो मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ी फनी सी चीज थी। मतलब मैरिक पूछता है कि अगर मिरर से मैं सवाल पूछूं और मिरर मेरे से सवाल पूछा और मैं कुछ बताना चाहूँ तो क्या होगा? तो क्लाइंट वाला पनिशमेंट देता है लाइटनिंग स्ट्राइक। अब लाइटनिंग तो ज़ॉम्बी लोग की प्रॉब्लम होती है, इससे मैरिक डर जाता है। नहीं जो पूछेगा आंसर हम लोग कर देंगे, बस हमें वो हमारा आंसर दे दे। अब ये लोग बुलाए कैसे एरोडस को? तो एक मिरर जो था एक वहां पे बिलियर्ड्स बोर्ड पे डाले, नॉर्मल मिरर, उसमें अपना रिचुअल वगैरह जो क्लाइंट करता है जिससे अरोडस को बुलाता है और अरोडस इस मिरर पे आ गया। अब अरोडस आते ही यहाँ पे एकदम रोला जमाते हुए, हाँ पूछो कौन सा सवाल पूछना है। नाउ अरोडस में पता है ना कैसे सवाल पूछता है, वो लेटर सब लिखता है मिरर के अंदर। एंड इस तरह की चीज को देख के मिस्टिकल वर्ल्ड में कोई भी डर जाएगा कि भैया ये तो कुछ बड़ा सा एग्जिस्टेंस है। तो मैरिक और शैरन डर रहे थे कि इससे सवाल पूछे तो कौन। वैसे क्लाइंट चाहे तो खुद से पूछ सकता है, लेकिन कितना हरामी है देख लो, ठीक है, खुद से नहीं पूछ रहा, इनसे पूछवा रहा है। जो भी वो शैरन कहती है मैं पूछूंगी सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शैरन वही पूछती है कि टूटनेस 2 की जो मम्मी है वो क्या लियोन मिलिट्री का लगाया हुआ ट्रैप है? एंड अरोडस जवाब देता है हाँ,
टूतनेस 2 की मम्मी सच में लियोन मिलिट्री का लगाया हुआ ट्रैप ही है, स्पेसिफिकली रोज स्कूल ऑफ थॉट को टारगेट करने के लिए। चलो एटलीस्ट रोज स्कूल ऑफ थॉट वाले मैरिक और शैरन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो 2 डेमिगॉड मिलिट्री की तरफ से होगा, कोई सील्ड आर्टिफैक्ट भी होगा, इधर से भी डेमिगॉड्स आएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ डेमिगॉड्स की फाइट हो रही है, ये तो क्लियर हो गया। ये जवाब तो अरोडेस दे दिया, पता नहीं अरोडेस को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल कहां से जाती है। जो भी हो, यहाँ पे अरोडेस कहता है अब मेरी बारी, शरण जी अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और मेरा सवाल ये है कि चेन्ड गॉड और मदर ट्री ऑफ डिजायर के बीच क्या रिलेशन है। ये सवाल पता नहीं इतना डिफिकल्ट क्यों हो सकता है शरण के लिए, तो क्लाइन भी थोड़ा उत्सुक था इस सवाल का जवाब जानने को। आप भी उत्सुक होंगे, चलो मैं आपको बताता हूं। तो शरण एक्सप्लेन करती है कि 5th एपॉक में डेथ के खत्म होने के बाद एगर्स फैमिली धीरे धीरे स्टार हाइलैंड्स और पैज वैली पे कंट्रोल लूज करने लगी। इस वजह से वहां रोज स्कूल ऑफ थॉट नाम की बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी। शुरू में सिर्फ चेन्ड गॉड था, मदर ट्री ऑफ डिजायर का कॉन्सेप्ट नहीं था। रोज स्कूल ऑफ थॉट टेम्परेंस फॉलो करता था, वो लोग स्ट्रिक्ट रिलीजियस रिचुअल्स और लॉज फॉलो करते थे, जहां पे मेंबर्स एस्थेटिक लाइफस्टाइल जीते थे ताकि पावर्स के साइड इफेक्ट्स कंट्रोल में रहे। लेकिन एक दिन डिवाइन रेवलेशन आया जिसमें इंटेलिजेंस के आइडियाज ऐड हुए। धीरे धीरे लोग बदलने लगे और पुराने ब्लडी सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस वापस आने गए। बाद में अपर एक्लोन्स सीक्रेटली चेन्ड गॉड को मदर ट्री ऑफ डिजायर के मैनिफेस्टेशन कहने लगे। अब क्लाइंट ये सब सुन रहा था, उसको लगा कि शायद चेन्ड गॉड को मदर ट्री ऑफ डिजायर ने धीरे धीरे करप्ट कर दिया या कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। अगर चेन्ड गॉड पहले सीक्वेंस 0 था तो मदर ट्री ऑफ डिजायर अनइमेजिनली टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, इसलिए बाकी डेटीज भी उन्हें एनिमी मानते हैं, बाकी गॉड्स भी एनिमी मानते हैं। लेकिन क्लाइंट ने यह भी सोचा कि शायद चेन्ड गॉड फुल सीक्वेंस 0 ना हो सकता है वो लिविंग यूनिकनेस हो, या 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक वाला किंग ऑफ एंजल्स, या कुछ और जो कि सीक्वेंस 0 ट्रू सीक्वेंस 0 से वीक हो। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस बात को कंफर्म किया जा सके। हाँ, शरण ने अपना जवाब दे दिया है। अब शरण अपना क्वेश्चन पूछती है अरोडेस से, और शरण का क्वेश्चन था कि टूतनेस 2 की मम्मी में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा जवाब देता है कि मम्मी जो है वो हेक्सेस से भरी हुई है, प्रैक्टिकली हेक्सेस का मैनिफेस्टेशन है वो, उसमें इतनी सारी कर्सेस हैं दोस्तों, और उसके ऑटोमेटिकली ज़ॉम्बी बनने की पॉसिबिलिटी भी है। हाँ, क्लाइंट भी ये बात सुन रहा था, एंड कहीं ना कहीं क्लाइंट को ये बात एक्सपेक्टेड थी ही कि मम्मी के अंदर ये सब चीज तो डाला गया ही होगा, कर्सेस होगा ही। हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की कॉप्स ऑब्वियसली डेंजरस होगी। क्लाइंट यहाँ शरण और मैरी की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि दोनों बहुत काम थे, जैसे उन्हें पहले से ये बात पता हो, यानी कि इन दोनों के पास जरूर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, तभी दोनों इतने कालमा बैठे हुए रोनाल्डो की तरह। अब इसके बाद अरोडेस ने रेसिप्रोसिटी का रूल फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन पूछा। अरोडेस का क्वेश्चन था, तुम जो शरण हो, तुम इतनी मेहनत से अपना सीक्वेंस क्यों बदलना चाहती हो। अब ये जो क्वेश्चन अरोडेस पूछा वो बहुत स्ट्रगल करते हुए पूछा था, बहुत ब्राइट टेक्स्ट नहीं आए थे मिरर में, मतलब अरोडेस भी थोड़ा डर रहा है ऐसा पूछने से पहले। मतलब एक तरफ उसकी डिजायर है डिफिकल्ट एम्बैरसिंग क्वेश्चंस पूछने की, दूसरी तरफ वो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा था। अब शरण इस क्वेश्चन पे कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है कि शुरू में वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी ताकि लोग उसे बुली ना कर सके, अब वो स्ट्रेंथ चाहती है ताकि खुद को और अपने कंपेनियंस को प्रोटेक्ट कर सके, रिवेंज ले सके और टेम्परेंस का प्रिंसिपल स्प्रेड कर सके। उसने बोला कि अगर सब लोग अपनी डिजायर्स कंट्रोल कर सके और वॉर्स और किलिंग्स रुक जाएं तो दुनिया में मिजरी खत्म हो जाएगी। क्लाइंट ये सुनकर जेन्युइनली सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से शरण यूजुअली बहुत कम बोलती थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। I mean, तुम ही लोग बताओ, तुमने शरण को आज तक इतना बोलते कभी सुना था? मिस बॉडीगार्ड मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन बोलती नहीं है, आज धड़ाधड़ जवाब दे रही है। एंड दिस मींस कि ये थॉट्स उसके अंदर बहुत दिन से थे, वो दबा के बैठी हुई थी, आज मौका मिल रहा है, बोले जा रही है। ऐसे में क्लाइंट के मन में आ जाता है कि सदर्न कॉन्टिनेंट की जो रियलिटी है वो काफी क्योटिक है, राइट? वहां पे स्लेवरी, भूख से मरते लोग हैं, डिजीजेस है, कांस्टेंट वॉर्स और लाइफ सैक्रिफाइसेस होते रहते हैं उधर। क्लाइंट सोचा कि अगर वो सदर्न कॉन्टिनेंट में पैदा होता और इतना सब देखता तो शायद वो भी पीस और हैप्पीनेस की विश ही करता। क्लाइंट ने ये भी नोटिस किया कि शरण और मैरिक सदर्न कॉन्टिनेंट के नहीं लगते, शायद डेथ के एरा में नॉर्थ और सदर्न कॉन्टिनेंट के बीच ट्रैवल अलाउड हुआ होता होगा। उसने एक और चीज नोटिस की, शरण ने रिवेंज का वर्ड बिना स्ट्रॉन्ग इमोशन के बोला, जैसे उसे खुद भी उस रिवेंज पे ज्यादा होप ना हो। इसके बाद शरण ने पूछा कि मामूसी के अलावा और कौन से हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स इस ट्रैप में अपीयर होंगे। मिरर सरफेस पे वाटरी रिपल्स आए और एक ब्राइट लाइट पूरी स्क्रीन पे छा गई, मतलब अरोडेस की जो मिरर है उस पे, जिस मिरर में अरोडेस आया है, और यहाँ कुछ और दिखाई नहीं दिया। इससे क्लाइंट समझ लिया कि इस मैटर में शायद एंजल लेवल एग्जिस्टेंस या ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स इन्वॉल्व है, इसलिए अरोडेस भी एक्यूरेटली इसका आंसर नहीं दे सकता। क्लाइंट स्माइल के साथ बोला कि लगता है लियोन मिलिट्री ने काफी हेवी प्रिपरेशंस की। अब शरण सवाल तो पूछ लिया अरोडेस से, अरोडेस ठीक से जवाब दे नहीं पाया, लेकिन अरोडेस रेसिप्रोसिटी को फॉलो करते हुए अपना सवाल जरूर पूछ लिया शरण से, एंड दैट क्वेश्चन वाज कि शरण, तुम अपनी टीचर के बारे में क्या सोचती हो? ये क्वेश्चन सुनकर क्लाइंट को रियलाइजेशन हो चुका है कि शरण की डेफिनेटली कोई तो टीचर है। अब कौन है टीचर उसको आप लोग जानते हो, बताऊंगा नहीं मैं अभी। इस सवाल को सोच के क्लाइंट एक और बात सोचता है कि टेम्परेंस फैक्शन में रहकर कोई ओरिजिनल पाथ को फॉलो करना इजी तो नहीं था, ठीक है? कोई पावरफुल पर्सन जरूर था जो कि शरण की हेल्प कर रहा था, और शायद इसी वजह से शरण और मैरिक रोज स्कूल ऑफ थॉट से एस्केप भी कर पाए। वैसे शरण अब जवाब देगी इस सवाल का, तो क्या जवाब देती है?
शायन कहती है कि हाँ मतलब टीचर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और यहाँ पे शायन हर बोली, आई रिस्पेक्ट हर, यानी कि कोई लेडी ही है शायन की टीचर। और हर सुनते ही क्लाइन ऑलमोस्ट अपनी स्माइल लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड द वर्ल्ड में हर जैसे प्रोनाउंस यूजुअली यूज नहीं होते हैं। यूजुअली ये ग्राउंडेड एंजल्स या एक्सट्रीमली हाई लेवल एग्जिस्टेंसेस के लिए ही यूज होता है। क्लाइन पहले सोच रहा था कि शायन की टीचर शायद सीक्वेंस 4 या 3 सेंट होगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस थी। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, आपको पता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे मुझे पता है अभी तक कमेंट में सब लोग स्पॉइलर भर दिए होंगे कि शायन की टीचर कौन है। एनीवेज, क्लाइन को थोड़ा सा सैडनेस भी फील होता है, क्योंकि शायन की कंडीशन को देखकर क्लाइन को लग रहा था कि उसकी टीचर अब शायद जिंदा नहीं है, या फिर एटलीस्ट एक्टिव तो नहीं है। शायद टेम्परेंस फैक्शन ने लास्ट स्ट्रगल में शैरन और मैरिक को भागने का चांस दिया। और मदर ट्री ऑफ डिजायर के अगेंस्ट यूजुअली सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, करप्शन या डिस्ट्रक्शन, जिससे सील्ड आर्टिफैक्ट बनाया जा सके। खैर, तो यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो चुका है। शैरन के पास और कोई सवाल नहीं थे, तो मिरर को अब बाय बाय बोलने का टाइम हो गया है कि नहीं? चलो बाय बाय। एनीवेज, तो मिरर चला गया है। इन्हें पता भी चल गया है कि मिशन ये लोग जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ 1 2 नहीं 3 4 5 डेमीगॉड हो सकते हैं, ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट तक हो सकता है, पता नहीं क्या क्या है। एंड शायन क्लाइन की तरफ देखकर कामली बोलती है कि शायद उन्हें ये मिशन छोड़ देना चाहिए, करने लायक नहीं है, बहुत डेंजरस है। लेकिन क्लाइन यहाँ मानता थोड़ी है, स्माइल किया, क्लाइन मना कर दिया, नहीं अब मैं तो ये मिशन करके रहेगा। मतलब ये नहीं बोला, क्लाइन ये बोला कि अभी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, इस पे थोड़ा और सोचेंगे और मिशन को ओपन करेंगे, क्योंकि शायद अभी भी कोई ऐसा चांस हो जिसमें उन्हें ज्यादा रिस्क ना लेना पड़े। और अंदर ही अंदर क्लाइन मन में सोच रहा था कि उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सक्सेस की पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डेफिनेशन में आया था ना, उतना भी डेंजरस नहीं होना चाहिए ये चीज, तो मिशन तो पॉसिबल है, कैसे ये सोचना पड़ेगा। और क्योंकि क्लाइन यहाँ पे बोल रहा है सबको कि नहीं मिशन तो अपन करेंगे ही, तो मैरिक भी सोच रहा है इतना डिफिकल्ट मिशन कैसे करेगा। क्लाइन मैरिक पूछ लिया क्लाइन से कि क्लाइन भाई, मतलब शर्लॉक भाई, बता दो कि आइडिया क्या है आपका। इसमें क्लाइन ने मैरिक से पूछा कि एंशिएंट हाईलैंड्स किंगडम में फेरो ममी बनाने का डिटेल्ड प्रोसेस क्या है। मैरिक भी जवाब दिया कि देखो, पहला स्टेप होता है कि जो लाश है उसको 3 से 5 दिन तक रखना है और कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करना है ताकि बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक नेचुरली बॉडी से निकल जाए और बॉडी के किसी पार्ट के साथ फ्यूज होकर सील्ड आर्टिफैक्ट ना बन जाए। दूसरा स्टेप क्लिंजिंग रिचुअल का होता है। कॉर्प्सेस को अल्टर पे रखा जाता है, चेन्ड गॉड से प्रेयर की जाती है और होप की जाती है कि डेड पर्सन की आधी स्पिरिट बॉडी में रह जाए। इससे सन ऑफ गॉड की रिटर्न इफेक्ट नहीं होती और मम्मी का स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत टाइम तक मेंटेन रहता है। तीसरे स्टेप में बियॉन्ड द पावर या टेक्नोलॉजी यूज करके ब्रेन, ऑर्गन्स और बॉडी फ्लूइड्स निकाल दिए जाते हैं, सिर्फ हार्ट छोड़ दिया जाता है। चौथे स्टेप में बॉडी को स्पिरिचुअली फिल्ड परफ्यूम्स और मेडिसिन से भर दिया जाता है और कंप्लीटली डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। पांचवें स्टेप में परफ्यूम्स और मेडिसिन दोबारा बॉडी के अंदर डाले जाते हैं और कॉर्प्स के ऊपर रिचुअल प्रिपरेशन अरेंज किए जाते हैं, फिर उसे लिनन बैंडेजेस में रैप करके सैक्रोफेगस में रखा जाता है। छठे स्टेप्स में ऑर्गन को भी फोर्थ स्टेप की तरह प्रोसेस किया जाता है और रिचुअल मटेरियल्स की तरह यूज किया जाता है। उन्हें सार्कोफेगस, सैक्रोफेगस नहीं, मैंने अपनी हॉन्टिंग ट्यूब के भी एक वीडियो में सार्कोफेगस को सैक्रोफेगस बोल दिया, पता नहीं बचपन से यही बोलता रहा हूं। एनीवे, सार्कोफेगस है, तो उन्हें सार्कोफेगस के 4 कॉर्नर्स में रखा जाता है। ब्रेन और बॉडी फ्लूइड्स को मिक्स करके मुश बनाया जाता है और फिर सार्कोफेगस के अंदर स्पेशल प्रिजर्व्ड सर्कुलेटरी ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो डेड बॉडी की ओरिजिनल सर्कुलेशन इमिटेट करते हैं। मतलब सेम सर्कुलेशन रहेगा, इमिटेट करना वो चीज। ये सब स्पिरिट वर्ल्ड और सराउंडिंग से स्पिरिचुअलिटी गैदर करता रहता है। इसी वजह से फेरो मम्मी 1000 साल बाद भी स्पिरिचुअलिटी रिच इंग्रेडिएंट बनी रहती थी और पावरफुल ज़ॉम्बी बन सकती थी। क्लाइन ये सब सुनकर सोचने लगा कि प्रोसेस का फिजिकल एनहांसमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। उसे क्यूरियोसिटी हुई कि अपोथेकेरीज ऐसे रॉटन कॉर्प्स को मिरेकल मेडिसिन में कैसे बदलते होंगे। उसने ये भी नोटिस किया कि अर्थ के इजिप्शियन मम्मीज और यहाँ के मम्मीज में बहुत डिफरेंस है। यहाँ मिस्टिसिज्म का लेवल काफी ज्यादा है। क्लाइन को ये भी रियलाइज हुआ कि टूथनेस 2 की मम्मी की रिसर्च वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए जब तक बहुत जरूरत ना हो कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद क्लाइन ने शैरन की तरफ देखा और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अब पूछा कि मिरर ब्लिंक का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। मतलब शैरन की जो पावर है ना, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है मिरर ब्लिंक। तो शैरन बताती है कि 300 मीटर है करीब। अब क्लाइन को ये काफी इंप्रेसिव लगा क्योंकि उसकी जो फ्लेमिंग जंप है उससे ये मिरर ब्लिंक काफी बेटर है। उसने सोचा कि ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि रैट्स का मेन स्पेशलिटी ही साइलेंट अपीयर और डिसअपीयर होना होता है, जबकि फ्लेमिंग जंप बस एक मैजिक ट्रिक जैसा है। उसे लगा कि ये एबिलिटी प्लान में काफी यूजफुल हो सकती है। क्लाइन को याद आया कि उसके पास भी रैट मैरिनेट था, लेकिन उसने कभी मिरर ब्लिंक का एक्चुअल लिमिट टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मैरिनेट उसके कंट्रोल रेंज से बाहर जाते ही डेड ऑब्जेक्ट बन जाती थी और ब्लिंक भी फेल हो जाता। इसके बाद क्लाइन ने कुछ और क्वेश्चंस पूछा और धीरे धीरे एक जनरल प्लान बना लिया। फिर वो शैरन और मैरिक को देख के कामली कहता है कि अभी भी हमारे पास टूथनेस 2 मम्मी को चुराने का एक चांस है। हाँ, इसमें रिस्क जरूर है लेकिन बहुत हाई भी नहीं है रिस्क, हम लोग चोरी छुपे निकल सकते हैं। अब क्लाइन यहाँ बस एक कंडीशन रखा कि देखो भैया,
चुराएंगे हम लोग साथ मिलकर, तुम्हारा काम भी मैं कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम दोनों को मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, नो मैटर व्हाट। मतलब इस ऑपरेशन में जो लीडरशिप है वो क्लाइन की होगी। हाँ, अगर उनके बीच में जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल ना हो तो वो ऑपरेशन छोड़कर वापस जा सकते हैं और वो उनकी फ्रीडम होगी, बस पेमेंट देना मत भूलना क्लाइन मोरेटी को, ठीक है। अब क्लाइन इतनी सारी बातें बोल रहा है, सबके सामने लीडर बन रहा है। पुराना टाइम अगर होता बुक 2 वाला, तो मैरिक बिना सोचे इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो और शैरन एक्सपीरियंस मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स हैं और वो लोग शर्लॉक मोरियार्टी की बात सुनेंगे और कैसे वो नए बियॉन्डर की लीडरशिप को ऐसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जब प्रीवियसली ये लोग कोलैबोरेट किए थे शर्लॉक मोरियार्टी के साथ बुक 2 में, अगर आपको याद हो तो, वही रोज स्कूल ऑफ थॉट वालों को निपटाने के लिए, याद है ना, पूरा एक लड़ाई हुआ था खतरनाक। तो वहां वो लोग शर्लॉक मोरियार्टी की इंटेलिजेंस, अडैप्टेबिलिटी और मिस्टीरियस आइटम्स को देख चुके थे कि कैसे ये यूज करता है, इसके पास पावर्स भी अच्छी है। उस टाइम पे ही मैरिक शर्लॉक को अपने इक्वल लेवल पे देखने लगा था और उसके ऊपर से गिरमिन स्पैरो बन के जो कांड किया है ये बंदा, ठीक है। इन लोगों को पता है कि यही गिरमिन स्पैरो है, तो जितनी न्यूज आती रहती थी समुद्र में कि गिरमिन स्पैरो उसको पेल दिया, डेमीगॉड से भिड़ गया, पहाड़ उड़ा दिया, पता नहीं किन लोगों को मारा, सब उसके दुश्मन है, कोई फर्क नहीं पड़ा गिरमिन स्पैरो को। तो भैया अगर इस लेवल पे ये बंदा स्ट्रांग बन चुका है ना, तो ये हमारा लीडर बनने के लायक है। इस पॉइंट पे ये बंदा इतना स्ट्रांग हो सकता है कि मेरे को, मतलब कि मैरिक को और शैरन को, दोनों को अकेले निपटा सके। सबसे पावरफुल मिड सीक्वेंस बियॉन्डर अभी कोई एग्जिस्ट करता है तो वो है गिरमिन स्पैरो। और मिस्टिसिज्म वर्ल्ड में अगर आप स्ट्रांग हो तो ये एक तरह से अथॉरिटी होती है कि नहीं? ठीक है, मैरिक बोलता है तुम जो बोलोगे वही हम करेंगे, आपकी बात हम मानेंगे। हाँ, अभी मैरिक ये भी देखा था ना, शर्लॉक टेलीपोर्ट भी कर सकता है, तो इसके पास अपने पाथवे से रिलेटेड छोड़ के दूसरे पावर्स भी हैं, तो भैया स्ट्रांग है, इसकी बात मानते हैं। ऐसे भी काम अपनाइए, चोरी करके दे देगा मम्मी, मजा आ जाएगा। शैरन भी यहाँ कुछ बोली नहीं, जैसे वो हमेशा नहीं बोलती है, आज बोली थी बहुत, बट यूजुअली नहीं कुछ बोलती है, वो बस ऑल राइट बोलती है। यानी वो भी मान गई कि इस मिशन को लीड करने वाला है शर्लॉक मोरियार्टी। क्लाइन यहाँ स्माइल करने लगा और बोला कि डिटेल्ड प्लान जो है मैं ऑपरेशन साइट पे सीधा तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली क्लाइन का डेलिबरेट अपीयरेंस यानी ट्रैवलिंग एबिलिटी को दिखाना और सीक्रेट एग्जिस्टेंस यूज करके इंटेल गैदर करना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं था, वो इंटेंशनली अपनी इमेज बिल्ड कर रहा था। मैंने बोला था ना, तभी वो अरोडेस को ऐसे रोला बना रहा था उसका कि इतना बड़ा कोई है, सीक्रेट एग्जिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि क्लाइन दिखाना चाहता था कि भैया मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूं, तुम दोनों से ऊपर हूं। अभी तो शैरन और मैरिक उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते, जो कि वो कर भी लिए। तो भैया क्लाइन सीयर है, एक कदम आगे सोचता है हम दोनों से, ठीक है, आपसे भी और मेरे से भी। मैरिनेटिस्ट है ना, ठीक है, इवन बिना मैरिनेट के भी उसे दूसरों को कंट्रोल करके एक पपेट प्ले परफॉर्म करना आता है। क्लाइन के लिए ये ऑपरेशन सिर्फ शैरन और मैरिक की हेल्प नहीं थी, वो इस ग्रैंड एक्ट और पपेट डायरेक्टिंग के थ्रू अपनी पोशन डाइजेशन भी एक्सेलरेट करना चाहता था, क्योंकि एमॉन आने वाला है, जल्दी से सीक्वेंस 4 बनना है। और क्लाइन कहने की मैरिनेटिस्ट के प्रिंसिपल को भी डीपली समझ गया। उसे रियलाइज हुआ कि मैरिनेट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी डोमिनेंस, लैंग्वेज और केयरफुली डिजाइन सिचुएशन भी लोगों को पपेट की तरह मूव करवा सकते हैं और इससे भी आपका पोषण जल्दी डाइजेस्ट होगा, समझ रहे हो। उसकी करंट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैरिनेटिस्ट सिर्फ स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल नहीं करते, वो सिचुएशन और लोगों के एक्शंस को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल तक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एमॉन की तरह एक मैरिनेट का यानी एक क्लाइन का कहीं अपीयर होना बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली अगर मूव करता है, उसके हिसाब से चीजें होती है, तो वो एक मैरिनेट की तरह सबको कंट्रोल कर रहा है, जैसे सब लोग उसके कंडक्टर बेट एंड वेव करने का वेट कर रहे हो, और इस तरह से उसका पोषण भी काफी अच्छा डाइजेस्ट होगा। तो क्लाइन 3-4 कदम आगे की सोच रहा है, एक साथ से 3-4 चीजें कर रहा है। यहाँ क्लाइन अब शैरन और मैरिक की मदद करने के लिए तैयार है। चलेंगे तूतानिमेस जो भी है मम्मी 2 को चुराने, ठीक है, मम्मी चुराना है। अब यहाँ से एलओटीएम खत्म और मम्मी मूवी चालू, मम्मी को चुराएंगे, समझ रहे हो बात। और इस प्लान में शैरन और मैरिक भी ओके कर चुके हैं। तो चलो अब प्लान देखते हैं क्या होता है आगे, है कि नहीं। तो शाम होते ही ये तीनों प्रिंस हार्बर पहुंच जाते हैं, ऑफ कोर्स शर्लॉक के टेलीपोर्ट की मदद से। और जो शिप तूतानेस 2 मम्मी को लेके आया था ना, वो इनसे कुछ दूरी पे था। क्लाइन यहाँ टेलीस्कोप से देखता है और देखता है कि यहाँ सारे सोल्जर्स थे और सभी के हाथ में स्टीम बैरल राइफल्स थे। तो मतलब यहाँ सोल्जर्स भी ढेर सारे हैं, डेमिगॉड तो होंगे, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डॉक के आसपास कुछ ह्यूज रोबोट मॉन्स्टर्स भी खड़े थे, वो पूरे मेटल के बने हुए थे और उनकी हाइट जायंट्स से भी ज्यादा थी। आयरन मैन, उनके ऊपर डेडली मशीन गन्स लगी हुई थी जो कि रोटेट कर सकती थी, नहीं आयरन मैन नहीं, वॉर मशीन, और एक बड़ा स्टीम चिमनी सीधा खड़ा था। अब इन रोबोट्स को देख के क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये मतलब जो है ना मैन रोबोट्स है, जैसे अपने आयरन मैन या वॉर मशीन होते हैं, उनके अंदर कोई तो है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है।
बट समझ जाओ उस जमाने में भी ये लोग ऐसे मेटल के क्लंकी रोबोट्स बना चुके हैं। तो अब समय आ गया था एक्शन लेने का, और एक्शन स्टार्ट करने से पहले अपना मैरिक, शैरन और क्लाइन ये लोग एक अग्रीमेंट करते हैं, और अग्रीमेंट ये था कि ये लोग जो है ना बियॉन्डर्स पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ नॉर्मल नॉन मिस्टिसिज्म वाले मेथड से टारगेट पे नजर रखेंगे। मतलब जब जरूरी पड़ेगा तब तो बियॉन्ड पावर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन स्पाई करने के लिए टेलीस्कोप यूज करना है, बियॉन्ड पावर्स नहीं, ताकि यहाँ किसी को अलर्ट ना हो जाए। समझ रहे हो बात? क्योंकि यहाँ डॉक जो है इस जगह पे किसी डेमी गॉड के मतलब छुपे होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, और ये तीनों तो डेमीगॉड है नहीं, तो डेमीगॉड का अटेंशन लेना भी नहीं है। और हाँ, क्लाइन ने सीक्रेटली क्रीपिंग हंगर के अंदर रिकॉर्डेड पावर्स को एडजस्ट कर दिया था। उसने पेपर एंजल को लाइटिंग स्टॉर्म के साथ नहीं बल्कि हरिकेन के साथ पेयर किया था। क्लाइन यहाँ क्लियरली बोलता है कि हमें पहले सिचुएशन देखना है, अगर सिचुएशन बहुत डेंजरस लगती है, एकदम डेमीगॉड लेवल फाइट छिड़ जाती है, हमें लगता है हम नहीं बच पाएंगे, तो भैया भागेंगे। चोरी करना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी अपनी जान बचाना। और नहीं, अगर मौका मिल जाता है चोरी करने का तो चोरी भी कर लेंगे। चलो भैया ठीक है बात। फिर क्लाइन यहाँ मैरिक से पूछता है कि तुम कितने मिरर्स लेके आए हो? बोला था ना मिरर लेके आओ। मैरिक कहता है 9 मिरर लेके आया हूँ। क्लाइन कहता है ठीक है, जब मैं निकल जाऊंगा ना तब मैरिक जो है वो प्रिट्ज हार्बर की तरफ बढ़ेगा और रास्ते में ये मिरर्स थ्रो करते चलेगा। फिर क्लाइन ने शैरन की तरफ देखा, फिर एक आयरन सिगार केस निकाल के उसे दे दिया। उसने इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला कि सिग्नल मिलते ही शैरन लाइट हाउस की तरफ उड़ना स्टार्ट कर दे। उसके बाद चुपचाप 3 तक काउंट करे और फिर स्पिरिचुअलिटी वॉल को जो है वो हटा दे इसमें से। क्लाइन ने स्पेशली वार्न किया कि पूरा प्रोसेस जब ये चल रहा होगा तो उसके बाद शैरन को फ्लाइंग बंद नहीं करनी है, जितना पॉसिबल हो सके उतनी इर्रेगुलर मूवमेंट्स करनी है, चाहे कोई भी मेथड यूज करनी पड़े, मतलब भागते रहो, इधर उधर करते रहो। फिर क्लाइन ने बोला कि जैसे ही वो फायरवर्क्स देखे, मतलब शैरन, तो वो तुरंत सिगार केस को स्पिरिचुअलिटी वॉल से आइसोलेट कर दे और फुल स्पीड में मैरिक की डायरेक्शन में मिरर ब्लिंक करना शुरू करे। जो भी एबिलिटीज और मेथड्स उसके पास है वो सब शैरन यूज करे। क्लाइन यहाँ ऐड करता है कि मैरिक से मिलने के बाद बिना वक्त गवाए सीधा यहाँ से उन्हें भाग जाना है, रुकना नहीं है। इनफैक्ट क्लाइन खुद टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ जाएगा। अब शैरन और मैरिक हाँ कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्लाइन करना क्या चाह रहा है जो इस तरह की बातें बोल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लाइन के लिए जो आज का ऑपरेशन था ना, उसका कोर आइटम था अजिक का कॉपर वेसल। क्लाइन ने अंदर सोचा कि तूतने सेस जो भी है, टू मम्मी, ये जो है उसको डायरेक्टली चुनाना तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट? लेकिन वो मम्मी को खुद अपनी तरफ भागने पे मजबूर कर सकता है कॉपर वेसल की मदद से। जो भी हो, यहाँ पे क्लाइन, मैरिक और शैरन स्टील मास्क एक पहनते हैं। ऑफ कोर्स मास्क डिस्गाइज करने के लिए पहन रहे थे, लेकिन तीनों का डिस्गाइज होने का रीजन कहीं ना कहीं अलग था। रातो ज़ॉम्बी के लिए डिस्गाइज का सिंपल रीजन था कि लियोन मिलिट्री उन्हें पहचान ना पाए। अगर उनकी आइडेंटिटीज रिवील हो जाती तो बैकलैंड में फ्रीली मूव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन क्लाइन यानी फेसलेस के केस में सिचुएशन अलग थी, क्योंकि उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं, तो चेहरा ही बदल सकता है, राइट? तो मास्क पहनना एक्चुअली उसके पाथवे की असली एबिलिटी को हाइड करने का तरीका था, यानी अपना फेस और अपीयरेंस चेंज करने की पावर। ये एक तरह का मिस डायरेक्शन था ताकि लियोन मिलिट्री और रोज स्कूल ऑफ थॉट की इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग डायरेक्शन में जाए, क्योंकि वो लोग कभी सोचेंगे नहीं कि एक फेसलेस मास्क क्यों पहन के आएगा। समझ रहे हो, एकदम उल्टा खेलना है। एनीवेज, तो यहाँ प्लानिंग चल रही है और कुछ देर वेट करने के बाद अंधेरे में एक डल विशल की आवाज सुनाई देती है और एक शिप धीरे धीरे पोर्ट में एंटर करने लगा। क्लाइन वापस वेंट के पास गया, टेलीस्कोप उठाया और हेविली गार्डेड हार्बर को ऑब्जर्व करने लगा। जल्दी उसने एक हाइब्रिड सेल बोट देखी जिसमें चिमनी भी थी। शिप धीरे से डॉक हुई, साथ ही रेड टॉप्स और व्हाइट पैंट्स पहने हुए 2 स्क्वाड सोल्जर्स राइफल लेकर ऑर्डरली मैनर में आए और दोनों साइड्स में पाथ के पास खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद गैंगवेज नीचे आई और लोग शिप से उतरना शुरू किए, जो भी उसमें थे। सबसे पहले सेलर्स वुडन क्रेट्स उठाकर लाए, उनके बाद एक यंग मेजर यूनिफॉर्म पहने आदमी निकला जिसके हाथ में क्रिस्टल का एक छोटा सा कैस्केट था। इस बंदे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा हैवी था। क्रू के कई मेंबर्स उसके आसपास लैंटर्न्स लेकर चल रहे थे ताकि कैस्केट हर एंगल से लाइट में रहे और कोई शैडो ना बने। उस कैस्केट के अंदर एक ह्यूमन स्कल था जिसमें फ्लैश या ब्लड कुछ नहीं बचा था, लेकिन उस पर एक स्ट्रेंज शाइन घूम रही थी। वो ग्रुप धीरे धीरे मूव कर रहा था, जैसे केयरफुली इंश्योर कर रहे हो कि लाइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, शैडो कहीं नहीं होनी चाहिए। शिप से उतरने के बाद वो कार्गो रेल की तरफ गए, जहां एक स्टीम लोकोमोटिव जायंट सर्पेंट की तरह वेट कर रही थी। उसके बाद एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहना आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में ह्यूज आयरन बकेट थी जिसमें लेयर्स ऑफ आइस ब्लॉक्स थे। एक सेकंड के लिए क्लाइंट को लगा कि उसमें एक्सपेंसिव वाइन होगी, जैसे हाई सोसाइटी में सर्व होती है, राइट? लेकिन फिर उसने आइस के अंदर देखा, अंदर एक प्योर गोल्ड से बनी हैंड रखी हुई थी। वो आदमी जल्दी जल्दी चल रहा था और उसके फोरहेड से पसीना गिर रहा था और उसके हाथ और मेटल बकेट के कांटेक्ट से मिस्ट निकल रही थी। क्लियरली वो टेंशन में था कि कहीं आइस पूरी मेल्ट ना हो जाए। क्लाइन ये सब देख रहा है और समझ रहा है कि लियोन मिलिट्री ने स्टार हाईलैंड्स, पैड्स वैली
और हैगेंटी प्लेन से काफी सील्ड आर्टिफैक्ट्स लूट लिए हैं और उन्हीं सील्ड आर्टिफैक्ट्स को यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन क्लाइन को इन सील्ड आर्टिफैक्ट से कोई मतलब नहीं था, वो तो वेट कर रहा था तूतानेसस II मम्मी का। हाँ, ऐसे ही 10 मिनट और बीत गया, फिर डिस्टेंस से हेवी फुटस्टेप्स की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई जायंट हॉलोडेक पे चल रहा हो। शिप का साइड डोर खुला और 4 नाइट्स ब्लैक फुल बॉडी आर्मर में एक गोल्डन सार्कोफेगस उठाकर बाहर आते हैं। हर स्टेप पे लाउड मेटालिक क्लैंकिंग हो रही थी। सार्कोफेगस पे स्ट्रेंज बर्ड्स, सर्पेंट्स, फेदर्स और मास के एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे। वो एंशिएंट हाईलैंड्स किंगडम की मिस्टीरियस वाइब दे रही थी। इसका मतलब समझ गया, ये वही तूतानेस II की मम्मी है, ठीक है? उसके अंदर ही होगी सार्कोफेगस के, सार्कोफेगस नॉट सार्कोफेगस, हाँ उसके अंदर ये तूतानेस II मम्मी होगी। इसी को चोरी करना है। एनीवेज, इस सार्कोफेगस को नहीं होता है रस्सी से लटका के ऊपर खींचा जाने लगा और ये जो थी वो उसके उठा के, मतलब सार्कोफेगस को ऊपर हार्बर के बाहर खड़ी टॉपलेस कैरेज थी उसकी तरफ मूव किया जाने लगा। अब नाइट्स इस सब को उठाए थे तो जब हट गया सब कुछ तो थोड़ा सा वो लोग मतलब सांस भर रहे थे और तभी उनमें से जो एक नाइट था वो अचानक ग्रंट करने लगा। उसके आर्मर की क्रैक से डार्क रेड ब्लड निकलने लगा। धीरे धीरे ब्लड और ज्यादा बढ़ने लगा और उसमें से टाइनी ब्लैक आर्मर्ड वर्म्स क्रॉल करने लगे। ये नाइट पीछे गिर गया। हेलमेट गिरते ही उसका जो मैंगल्ड फेस और एम्प्टी आई सॉकेट्स थे वो क्लियरली दिख गए। काउंटलेस ब्लैक आर्मर्ड वर्म्स उसके बॉडी से निकल रहे थे और क्लाइन इंस्टेंटली समझ लिया कि ये किसी तरह का हेक्स था। मतलब तूतानेस II की जो मम्मी है वो खुद कर्सेस का मैनिफेस्टेशन है, राइट? उसमें ढेर सारे हेक्सेस हैं। इवन ब्लेस्ड आर्मर पहने होने के बाद भी कंप्लीटली सेफ रहना तो पॉसिबल था। लग गया बंदे को हेक्स। उसने गेज गोल्डन सार्कोफेगस पे फिक्स रखी जो स्लोली कैरेज पे लोअर हो रही थी। कैरेज में डाला जा रहा था। हार्बर के बाहर वाली कैरेज के साथ कोई हॉर्सेस नहीं थे, बस 4 और ब्लैक आर्मर्ड नाइट्स थे उसके आसपास। और जैसे ही ये सार्कोफेगस लैंड हुआ उस कैरेज पे, वो कैरेज खींचने के लिए आगे बढ़े। मतलब लोग खींच रहे हैं, ये नाइट्स खींच रहे हैं। तभी कैरेज के व्हील्स खुद घूमने लगे, वो सडनली अलाइव लगने लगी। ये देख के क्लाइन इंस्टेंटली टेंस हो गया क्योंकि यहाँ बहुत पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सिक्योरली चीज को ले जाया जा रहा है। कैरेज इरेगुलर पाथ पे रॉक्स, लॉग्स और स्टेप्स पे टकराती हुई खुद ही मूव करने लगी और ये गोल्डन सार्कोफेगस को ड्रैग करते हुए हार्बर के एम्प्टी एरिया की तरफ ले जा रही थी। अगर कोई इस सीन को दूर से देख ले ना तो हॉरर स्टोरी जैसा लगता है। अपने आप कैरेज मूव हो रही है। अब हार्बर के पास खड़ा एक ह्यूज स्टील मॉन्स्टर, चिमनी, कैनन और मशीन गन्स वाला, वो टर्न हुआ और उसके अंदर से डीप वॉइस आई। वॉइस क्या था? पोजेशन इज प्रोहिबिटेड। एक मिनट, यहाँ किसी तरह का पोजेशन हो रहा है क्या? कैरेज को इस तरह से खींचा जा रहा है क्या? अब जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, मूविंग कैरेज की पावर कहीं ना कहीं खत्म हो गई। वो जो 2 लॉन्ग ट्रैक्स थी ना, वो खींचती हुई रुक गई। उसी मोमेंट हवा में एक व्हाइट रोब पहना फिगर अपीयर हुआ जिसमें गोल्डन थ्रेड्स थे। उसके बाल येलो थे, कर्ली हेयर्स, ठीक है, डीप आई सॉकेट्स थे और एकदम पतला सा चेहरा था। वो सदर्न और नॉर्दर्न कंटिनेंट का मिक्स्ड मिडिल एज्ड मैन लग रहा था। उसके लिप्स पे डेंस गोल्डन नेल्स लगे हुए थे जो उसका माउथ सील कर रहे थे। एकदम वो सिनिस्टर लग रहा था बंदा। क्लाइन ने इंस्टेंटली उसे आइडेंटिफाई कर लिया। ये था महमोसी, रोज स्कूल ऑफ थॉट का इंपॉर्टेंट मेंबर और हाईलैंड्स रेबल आर्मी का लीडर, जिसे द साइलेंट वन कहते हैं। महमोसी ने अपीयर होते ही स्टील मॉन्स्टर की तरफ देखा और डिलिबरेटली तूतानेस II के सार्कोफेगस को इग्नोर कर दिया। क्लियरली उसका पहला गोल लियोन मिलिट्री के डेमीगॉड को लोकेट करना था। एक स्नैप के साथ उसने अपने माउथ के कॉर्नर को पुल किया और गोल्डन नेल्स बुलेट की तरह शूट होकर बाहर निकले। फिर उसने अपना माउथ खोला। क्लाइन को कोई साउंड या लाइट नहीं सुनाई दी, लेकिन उसने देखा कि जाइगैंटिक स्टीम चैरियट मेल्ट होता हुआ डिस्टॉर्ट हो गया और एक ब्लिंक में गोट बन गया। एक कंफ्यूज्ड गोट जिसका वुल मेसी था। फिर गोट के स्टमक से ब्लड फूटा और एक फ्लैश ब्लॉब बाहर गिरा जिसमें व्हाइट ग्लव और गोल्डन मास्क एम्बेडेड थे। उस फ्लैश से एक बीम निकली जिसने सराउंडिंग केओस को कट कर दिया। फ्लैश और ब्लड वापस ह्यूमन शेप लेने लगे और वो ब्लैक हेयर्ड गोल्डन आईड मास्क मैन था। इसी बीच महमूसी ने हाथ उठाया और उसकी वजह से सारी गन्स और कैनन जो उसकी तरफ एम थी वो स्काई की तरफ पॉइंट होकर फायर करने लगी। फिर उसने एक डर्टी क्लॉथ डॉल निकाला। डॉल पुराने कपड़े की बनी थी, उसमें ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे और उसकी आईज निकली हुई थी। लाइट देखते ही डॉल का जो फेस था वो ट्रांसफॉर्म होने लगा और डायरेक्टली लियोन मिलिट्री के डेमीगॉड को इमिटेट करने लगा। गोल्डन मास्क वाला डेमीगॉड ये देख के ही रिंग एक्टिवेट करके क्रिस्टलाइन लाइट में वैनिश हुआ और महमूसी के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन डॉल का ट्रांसफॉर्मेशन रुका नहीं। इसी वक्त टूतानेस II का जो सार्कोफेगस था उसके साइड का स्पेस कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुआ और एक जाइगैंटिक ट्रांसलूसेंट माउथ अपीयर हुआ जो 10 मीटर से भी बड़ा हो। माउथ सडनली खुला और टेरिफाइंग गेल क्रिएट हुई जिसने कैरेज और सार्कोफेगस दोनों को हवा में खींच लिया। शायद ये किसी तरह का स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर था। वो सार्कोफेगस को निगलने ही वाला था कि अचानक स्काई में फायर्ड बुलेट्स और कैनन बॉल्स ब्रिलियंट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गए और पूरा एरिया एक सी ऑफ लाइट से फ्लड हो गया। क्लाइन की आईज में भी स्टैबिंग पेन हुआ इस लाइट को देख के। इतना तेज लाइट था, मतलब लिटरली क्लाइन टाइम पे अपनी आंखें बंद भी कर लिया फिर भी आंख से आंसू निकल गए, इतनी तेज लाइट थी। 2 सेकंड्स बाद जब क्लाइन अपनी आंखें खोलता
चलता है तो स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर कहीं ना कहीं गायब हो गया था और टूथनेस 2 का जो गोल्डन सार्कोफेगस था वो अब भी कैरेज पे ही था, मतलब लेके नहीं भाग पाया, लाइट से भागा। मामोसी मेटालिक सरफेस यूज करके हार्बर के दूसरे साइड ब्लिंक कर गया और मास्क्ड गोल्डन मैन आइड मैन उसका चेज कर रहा था। जहां वो दोनों पहले खड़े थे वहां अब ब्लैक इवनिंग गाउन पहनी एक फीमेल फिगर खड़ी थी। उसने भी गोल्डन मास्क पहना था और उसके हेड पे थॉर्न क्राउन था। उस क्राउन पे लाइट गैदर होकर एक डिम ओशन जैसी फॉर्म बना रही थी। अभी क्लाइन देखता है कि वहां एक हाथ है जो कि ब्लैक ग्लव पहना हुआ था, वो शैडोज में हिडन था और सार्कोफेगस की तरफ बढ़ रहा था। नेक्स्ट सेकंड सार्कोफेगस वैनिश हुआ और डायरेक्टली उस हैंड के सामने अपीयर हो गया। क्लाइन इंस्टेंटली समझ गया कि रोज स्कूल ऑफ थॉट ने सिर्फ एक डेमिगॉड नहीं भेजा था, 2 डेमिगॉड्स आए थे, ठीक है, और उनके पास मॉरॉडर पाथवे का सील्ड आर्टिफैक्ट भी है। मतलब यहाँ जो ये लोग सोच रहे थे 2-3 डेमिगॉड होंगे, नहीं, यहाँ तो डेमिगॉड्स की बारिश हो रही है और सबकी लड़ाई चल रही है आपस में, सब चुराना चाह रहे हैं उस मम्मी को, ठीक है। इस मोमेंट में क्लाइन का उतरना तो ठीक नहीं होगा, है कि नहीं? गलत सोच रहे हो आप, क्लाइन भी उतरेगा इस लड़ाई में। वैसे फॉर नाउ क्लाइन तुरंत मैरिक की तरफ देख के चिल्लाया, रन, भाग भाई। मैरिक तो ऑलरेडी भागने के ऑर्डर का वेट कर ही रहा था और वो इंस्टेंटली जंप करके वेयर हाउस से भागा और हार्बर से फुल स्पीड में निकल गया। क्लाइन ने तुरंत शैरन की तरफ मुड़कर शाउट किया, बिगिन। शैरन ने बिना हेजिटेट किए आयरन सिगार केस पकड़ी और लाइट हाउस की तरफ फ्लाई करने लगी। रात होने की वजह से वॉल्स और ऑब्स्टैकल्स तो उसके लिए एग्जिस्ट करते नहीं है, सबको पार करते हुए उड़े जा रही थी। अब इन दोनों की मूवमेंट यानी मैरिक की और शैरन की नोटिस तो हो ही गई होगी वहां डेमिगॉड्स को, लेकिन ये लोग बैटलफील्ड से काफी दूर थे, राइट? तो इसलिए इन पे अटेंशन तो नहीं दिया होगा उन लोगों ने, उन लोग आपस में लड़ने में बिजी हैं। क्लाइन ने क्विकली गेज वापस खींची, लेफ्ट हैंड एक्सटेंड की और वेंट के थ्रू डायरेक्टली गोल्डन सार्कोफेगस की डायरेक्शन में एम किया। 1 सेकंड से भी कम टाइम में एक ब्लरी बुक उसके सामने मटेरियलाइज हुई और डिस्टेंट चैंट उसके ईयर्स में गूंजी। क्या थी चैंट? आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। बुक के पेजेस फ्लिप हुए और एक पेज पे रुक गए। कौन सा पेज था? हरिकेन, मतलब एक डेमिगॉड लेवल बियॉन्ड द पावर जिसका एरिया ऑफ इफेक्ट बहुत मासिव होता है। रोज स्कूल ऑफ थॉट का जो डेमिगॉड शैडोज में हिडन था, उसने हुडेड ब्लैक रोब पहना हुआ था और उसके फेस पे गोल्डन मास्क था जिसमें रेड और ब्लैक पैटर्न्स बने हुए थे। उसका एग्जैक्ट बॉडी क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन वो काफी लंबा था, मतलब 1.8 मीटर्स तक का होगा। उसने मॉरॉडर पाथवे का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करके टूथनेस 2 के सार्कोफेगस को डायरेक्टली अपने सामने चुरा लिया। उसके तुरंत बाद उसका बॉडी डिस्टॉर्ट होने लगा और वो एक ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और लंबी रोप जैसा बन गया था। ऑलमोस्ट इथीरियल रोप सार्कोफेगस के अराउंड रैप होकर उसे स्पिरिट वर्ल्ड में खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी उस डेमिगॉड को एक वायलेंट हवा की आवाज सुनाई दी। अगले सेकंड हवा और एटमॉस्फेयर कोलाइड हुआ और एक एक्सप्लोजन जैसा ब्लास्ट हुआ। टूथनेस 2 का जो गोल्डन सार्कोफेगस था वो हवा में उड़ गया और उसके अराउंड रैप्ड ट्रांसपेरेंट रोप खुलकर वापस ह्यूमनाइड फॉर्म में आ गई। तब वो जो रोज स्कूल ऑफ थॉट का डेमिगॉड था वो अनकंट्रोलेबली नीचे की तरफ फ्लोट करने लगा और फिर एक इविल स्पिरिट जैसा फॉर्म ले लिया। उसने इंटेंस विंड्स को अपने बॉडी के थ्रू फ्रीली पास होने दिया और कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने देखा कि हवा में मैसिव एडीज बन रहे थे और एक अनकंट्रोल्ड हरिकेन सडनली हार्बर के बीच में अपीयर हो गया। रॉक्स, ग्रेवल, ट्रैश और हार्बर की रूफ्स तक हवा में उड़ने लग गई थी। पास वाली ऑटोनोमस कैरेज भी हवा में उठकर पीसेस में टूट गई। नाउ लकीली या फिर शायद क्लाइन की कैलकुलेशन की वजह से ऐसा हुआ कि जिस जगह रोज स्कूल ऑफ थॉट का डेमिगॉड हिडन था वहां लियोन सोल्जर्स नहीं थे और वो मेन बैटलफील्ड से थोड़ा दूर था। ब्लैक इवनिंग गाउन और थॉर्न क्राउन वाली लेडी हरिकेन की वजह से पीछे पुश हो गई थी। वो तुरंत गोल्डन सार्कोफेगस की तरफ रश नहीं कर पाई। उसने बस अपना बॉडी टर्न करके डॉग डिस्ट्रिक्ट के बाहर खड़े एक डिस्टेंट वेयर हाउस की तरफ देखा। उसके बाद उसने तुरंत रोज स्कूल वाले डेमिगॉड की तरफ देखा क्योंकि हरिकेन उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा था। उसने लेफ्ट हैंड उठाकर चिल्लाया, कन्फाइनमेंट, मतलब उसने डायरेक्टली एनिमी के फिगर को ही टारगेट किया था। लेकिन रोज स्कूल वाले डेमिगॉड की स्पिरिचुअल इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग थी। डेंजर सेंस होते ही उसने पहले ही मिरर ब्लिंक यूज कर लिया और 80 मीटर्स दूर एक ग्लास सरफेस पे जंप कर गया था। इसी वक्त हरिकेन धीरे धीरे काम होने लगा और सारी हवा में उड़ी हुई चीजें थी वो वापस ग्राउंड पे गिरने लगी और इन चीजों में थी टूथनेस 2 का गोल्डन सार्कोफेगस भी। ऐसे ये टूथनेस है, टूथनेसस है, TUTANSSESS, टूथनेसस, जो भी है समझ लो बात। वहां सार्कोफेगस ग्राउंड पे गिरते ही टूट गया और एक ह्यूज क्रेटर वहां बन गया। ऊपर का लिड उड़ गया और अंदर रखे गोल्ड और जेम्स हर तरफ स्कैटर हो गए। नीचे का कंपार्टमेंट रोल होकर खुल गया और उसमें रखे गोल्डन बॉक्स और जरे कंटेनर्स बाहर गिर गए जिसमें प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स रखे थे। फिर एक कॉर्प्स बाहर टंबल हुआ जो कि येलोइश ब्राउन बैंडेजेस में रैप्ड था और डार्क रेड ऑयली लिक्विड से कवर्ड था। ये टूथनेस 2 की एक्चुअल मम्मी थी। ऑफ कोर्स समझ गए होंगे आप लोग। और वो बहुत ही पतली थी। उसका फेस भी वही गोल्डन पैटर्न मास्क का था जो रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमिगॉड पे था। उसकी आई सॉकेट्स में 2 अननेचुरली प्योर ब्लैक ऑनिक्स जेम्स लगे हुए थे। अब जैसे ही मम्मी बाहर आई सराउंडिंग सडनली डार्कर फील होने लगा। सार्कोफेगस से डार्क रेड लिक्विड निकलकर नियर बाय सॉइल को सोक करने लगी।
मतलब उसका खून होगा ऑफ कोर्स। मोरोडो पाथवे सील्ड आर्टिफैक्ट वाला डेमिगॉड ये सीन देखकर पहले फ्यूरियस हुआ, लेकिन अगले सेकंड उसकी आई में एक्साइटमेंट आ गई। वो इंस्टेंटली ग्लास पिगमेंट से वैनिश हुआ और डायरेक्टली टूथनेस 2 के ऑनिक्स आईबॉल्स के अंदर फेज हो गया। उसने मम्मी को पोजेस करके उसे स्पिरिट वर्ल्ड में खींचने की कोशिश की, लेकिन सडनली उसे फील हुआ कि मम्मी उसके इविल स्पिरिट विजन से गायब हो गई। अगले ही सेकंड टूथनेस 2 की मम्मी अचानक जंप करके खड़ी हो गई। उसके हेड पे स्लैंटेड गोल्डन क्राउन था और उसने अपना ऑनिक्स फेस प्रिट्ज हार्बर के लाइट हाउस की तरफ टर्न किया। ना क्यों टर्न हुआ है उधर लिटरली सदियों पुराना ये डेड फैरो एक इनह्यूमन स्क्रीम निकालते हुए भागना स्टार्ट कर दिया। उसकी श्रिवल्ड लेग्स अननेचुरल स्पीड से मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रीडम की तरफ भाग रहा हो, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक कॉर्प्स था जिसे चुपचाप कॉफिन में रहना चाहिए था। राइट, तो भाग क्यों रहा है? सब सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे, हमें पता है क्यों भाग रहा है। मम्मी स्पीड गेन करते हुए फुल स्प्रिंट में चली गई। ये देखकर थॉर्न क्राउन वाली लेडी ने अपना राइट हैंड उठाया और मम्मी को टारगेट करके एंशिएंट अर्मेस में बोला, ऑल द डेड विल रिसीव देयर इटर्नल पीस। लेकिन मम्मी ने सडनली जंप करके डायरेक्शन चेंज कर दिया और उस एरिया से बच गई जो उस परमानेंट रेस्ट देने वाला था, मतलब जिस एरिया में ये इफेक्ट होता। वो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह स्लो नहीं थी, उसकी मूवमेंट्स डिस्टर्बिंगली एजाइल थी, फटाफट ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, लियोनेल मेसी की तरह। वहीं दूर पे मोमोसी को चेस कर रहा था ब्लैक हेयर्ड गोल्डन आई डेमिगॉड, और ये देखकर अपनी रिंग एक्टिवेट करता है और क्रिस्टलाइन लाइट के साथ टेलीपोर्ट होकर मम्मी के सामने अपीयर हो जाता है। उसका गोल था मम्मी का पाथ ब्लॉक करना, लेकिन टूथनेस 2 फिर डायरेक्शन चेंज कर देता है और इर्रेगुलर रूट फॉलो करते हुए लाइट हाउस की तरफ भागना कंटिन्यू रखता है। अब मोमोसी को सडनली कुछ रियलाइज होता है। वो इंस्टेंटली वैनिश होकर मम्मी के पास एक ग्लास सरफेस पे अपीयर होता है और वहां से जंप करके डायरेक्टली टूथनेस 2 के ऑनिक्स आईबॉल्स के अंदर फेज हो जाता है। लियोन मिलिट्री का डेमिगॉड पोजीशन रिस्ट्रिक्ट कर चुका था, लेकिन फेरो ऑर्डिनरी कॉर्प्स नहीं था, उसमें अब भी स्पिरिचुअलिटी बाकी थी, जिस कारण से ये पॉसिबल हो पाया। वहीं अपने पार्टनर को सक्सेसफुल होता देख मोरोडो पाथवे सील्ड आर्टिफैक्ट वाला डेमिगॉड तुरंत एक्शन लेता है। वो ब्लैक ग्लव्ड हैंड इवनिंग गाउन वाली लेडी की तरफ पॉइंट करता है और फिस्ट घुमाता है। अगले ही सेकंड लेडी को फील होता है कि उसके थॉट्स ड्रिफ्ट हो गए हैं, साथ ही उसका खुद का गाउन उसे टाइटली कहीं ना कहीं बाइंड कर लेता है। उसी मोमेंट वेयर हाउस रूफ टॉप पे हिडन लियोन सोल्जर्स अपनी राइफल्स कंट्रोल नहीं कर पाते और डायरेक्टली उस लेडी पे फायर कर देते हैं। साथ ही स्टीम चैरियट्स और स्टील मॉन्स्टर भी उस पर कैनन्स फायर करने लग गए थे। गोल्डन आई डेमिगॉड अपनी पार्टनर को सेव करने नहीं जाता। उसकी नजर डायरेक्टली मोमोसी पोजेस्ड मम्मी पे होती है। वो फिस्ट वेव करके कमांड देता है एग्जीक्यूशन, और उसकी आईज में एक्साइटमेंट आ जाती है क्योंकि मम्मी मर भी गई तो कोई इशू नहीं। लेकिन मोमोसी अफर्ड ये बात नहीं कर सकता था। लेकिन जब बुलेट्स और कैन बॉल्स लेडी को हिट करने वाले होते हैं, ये अचानक स्लो हो जाते हैं, जैसे एयर नहीं पानी के अंदर या मड के अंदर से जा रहे हो। किसी लॉ बेस्ड पावर ने उन्हें रिपेल कर दिया था। लेडी के थॉर्न क्राउन पे स्टोर्ड ओशन ऑफ लाइट सडनली ग्लो करने लगता है और उसका आधा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। डोर हिडन रोज स्कूल ऑफ थॉट डेमिगॉड ये इंस्टेंटली नोटिस कर लेता है और एक ब्लिंक में डिसअपीयर होकर डायरेक्टली लेडी के सामने अपीयर हो जाता है। उसने देखा कि लेडी के राइट हैंड में प्योर कंडेंस्ड लाइट गैदर हो रही थी, जो एक ब्लेजिंग स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। स्पीयर के टिप पे 2 प्योर व्हाइट विंग्स थे जो एंजल एम्ब्रेस जैसे लग रहे थे। रोज स्कूल वाले डेमिगॉड की आईज इंस्टेंटली वाइडन हो गई। उसे लिटरली मौत फील हुई। उसने मिरर ब्लिंक यूज करके भागने की कोशिश की, लेकिन उसके सराउंडिंग्स व्हाइट विंग्स ने सील कर दिए थे। फियर उसके अंदर फ्लड हो गया था और उसकी रेजिस्टेंस टूटने लगी। तभी एक हॉरिफाइंग श्रीक गूंजती है और उस लेडी की जो आईज थी वो कहीं ना कहीं मडी हो जाती है। उसके हैंड में ब्लेजिंग स्पीयर अनस्टेबल हो गया और साइड में डाइवर्ट होकर एक्सप्लोड कर गया। गॉर्जियस लाइट हरिकेन की तरह हवा में स्प्रेड हो गई। इसी वक्त टूथनेस 2 मम्मी के पास मोमोसी ने पोजीशन स्टॉप कर दिया और उसके साइड में डर्टी डॉल ग्राउंड पे गिर गई। डॉल के चेस्ट पे ऑलमोस्ट पेनिट्रेटिंग टीयर था। वो खड़ी हुई और उसका आईलेस फेस डिस्टर्बिंगली अलाइव लगने लगा। वो हॉरिफाइंग श्रीक्स निकालने लगी। उसकी वजह से नियर बाय लियोन गोल्डन आई डेमिगॉड को फील हुआ कि इनविजिबल हैंड उसका थ्रोट दबा रहा है। वो हवा में स्ट्रगल करने लगा। इसी डॉल की वजह से मोमोसी एग्जीक्यूट होने से बच गया और दूसरा डेमिगॉड ब्लेजिंग स्पीयर से सर्वाइव कर गया। मौका देखते ही हुडेड रोज स्कूल डेमिगॉड मिरर ब्लिंक यूज करके टूथनेस 2 मम्मी के पास पहुंच गया, जो अब भी लाइट हाउस की तरफ मूव करने पे फोकस थी। उसका प्लान था मोमोसी के साथ मिलकर ऑपरेशन कंप्लीट करना, लेकिन उसी वक्त इवनिंग गाउन वाली लेडी डिस्टेंस इरेज करके डायरेक्टली उनके ऊपर अपीयर हो गई। उसने थॉर्न क्राउन से प्योरेस्ट लाइट शाइन कर रही थी। उसने राइट हैंड नीचे प्रेस किया और डिक्लेयर किया, दिस प्लेस विल हैव द मिस्ट्रीज वीकेंड, यानी मिस्ट्रीज यहाँ पे कमजोर हो जाएगी एंड द रियल स्ट्रेंथन, और रियल चीज जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, ब्लड स्टेन्ड डॉल इंस्टेंटली एक्सप्रेशनलेस हो गई और शेकिंग स्टॉप हो गई। गोल्डन आई डेमिगॉड फाइनली ब्रीथ कर पाया और उसने हेक्स्ड हैंड को अपने थ्रोट से फोर्सिबली हटा दिया। उस मोमेंट से सब डेमिगॉड पावर्स रैपिडली वीकन होने लगी और रियलिटी बेस्ड अटैक्स स्ट्रॉन्गर हो गए। इसका मतलब था कि वेयरहाउस रूफटॉप पे लियोन सोल्जर्स अप्रोचिंग स्टीम चैरियट्स अब बैटलफील्ड में एडवांटेज में आ गए थे कि वो रियल अटैक्स है, मतलब मिस्टीरियस पावरफुल अटैक्स नहीं है, राइट। ये सिचुएशन लियोन आर्मी के फेवर में मैसिवली टिल्ट हो गई थी और ऐसे में मोमोसी और दूसरा जो डेमिगॉड था वो इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। उनमें से एक मम्मी को पोजेस
करने की कोशिश करता है और दूसरा आईलेस डॉल उठाने की। दोनों का प्लान था कि स्ट्रेंथ इससे पहले हमारी और कम हो जाए, यहाँ से निकल लेते, स्किप कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों साइड्स एक्शन लेने वाले थे, मिलिट्री साइड और ये रोज स्कूल ऑफ थॉट वाले, एक लाइट स्काई में शूट हुई और ड्रीमी फायरवर्क्स में एक्सप्लोड हो गया। अरे फायरवर्क्स हो रहा है, यानी कि अब एंट्री होने वाली है शर्लॉक मोरियार्टी की। ठीक है, तुम लोग पहले लड़ लो, अपन आएंगे बाद में। और अगले ही सेकंड दोनों जो डेमिगॉड्स थी उनकी स्पिरिचुअलिटी इंट्यूशन था वो साइमल्टेनियसली ट्रिगर होती है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं। टूटानेस 2 के ब्रोकन सार्कोफेगस के पास वॉइड से एक ट्रांसपेरेंट ग्लव पहना हैंड निकलता है और उसने डार्क रेड लिक्विड सोक सॉइल का हैंडफुल उठाया। तो मम्मी की जो खून थी जो उसमें गिरी थी ना सॉइल के अंदर, उसको वो उठा लेता है, जिसमें मतलब सॉइल में खून सोक्ड था। अब एग्जैक्टली खून नहीं था, ये लिक्विड टूटानेस 2 के ब्रेन मैटर और बॉडी फ्लूइड्स का मिक्सचर था जो रिचुअल मटेरियल के रूप में यूज होता है। बताया था मैंने कैसे बनता है ये सब, राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें उसका खून भी था। नाउ मोमोसी और मोरोडा पाथवे सील्ड आर्टिफैक्ट वाला डेमिगॉड दोनों ने एक साथ उस डायरेक्शन में देखा। उन्होंने देखा कि एक फॉर्मल सूट और टॉप हैट पहना आदमी अपीयर हुआ, शर्लॉक मोरियार्टी सर। वो झुककर डार्क रेड लिक्विड सोक्ड सॉइल कलेक्ट कर रहा था। पूरा प्रोसेस करते वक्त उसका राइट हैंड उसके चेस्ट पे था, जैसे वो डेमिगॉड्स को रिस्पेक्टफुली बाउ कर रहा हो। फिर उसने स्लोली हेड उठाया, अपना मेटल ग्रे मास्क्ड फेस रिवील किया। अगले सेकंड वो रैपिडली फेड होकर हवा में गायब हो गया। एक मिनट, हवा में गायब हो गया मतलब मम्मी चोरी करना था ना क्लाइन को, तो गायब क्यों हो गया? यहाँ किया क्या है क्लाइन मोरियार्टी? बताता हूँ, धैर्य रखो। अब शर्लॉक मोरियार्टी तो गायब हो चुका है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाथ में आयरन सिगार केस लिए जो अपनी शैरन है वो शर्लॉक की सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, जो वो बोला था। रैथ फॉर्म में वो सीधा पिट्स हार्बर के सबसे टॉल बिल्डिंग लाइट हाउस की तरफ मतलब फ्लाई करने लगी थी। उसके तुरंत बाद उसने साइलेंटली काउंटडाउन स्टार्ट किया, 3, 2, 1 और उसके थॉट्स प्रॉपर्ली गैदर होने से पहले ही उसके कानों में एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन गूंजा। डिस्टेंस में हार्बर एक वायलेंट हरिकेन से हिट होता हुआ दिख रहा था। शैरन ने लेफ्ट हैंड में आयरन सिगार केस पकड़ा रखा और उसके नेल सडनली शार्प हो गए। उसने स्पिरिचुअलिटी वॉल को डायरेक्टली स्टैब करके डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शैरन जो कर रही है वो एक्चुअली में जब हो रहा था, मम्मी भागना शुरू की थी तो उसके ही पैरेलल में ये चीज हो रही थी, मतलब पैरेलल में चल रही है बात, तो दोनों पॉइंट को आप मतलब ये कनेक्ट कर पाना। एनीवेज, तो अटैक में रात स्पिरिचुअलिटी मिक्स थी, इसलिए इनविजिबल आइसोलेशन इंस्टेंटली टूट गया। अगले सेकंड एक वायलेंट गस्ट हर डायरेक्शन में फैल गया और शैरन ने फील की कि उसका स्पिरिट बॉडी, उसकी जो स्पिरिट बॉडी वो सडनली ऑग्यूमेंट हो गई है। ये इफेक्ट सिगार केस के अंदर रखे आइटम की वजह से था। लेकिन शैरन ने क्यूरियोसिटी शो नहीं की। इमोशन सप्रेस करने की आदत होने की वजह से वो बिना डिले किए हाई स्पीड में लाइट हाउस की तरफ फ्लाई करती रही। पूरे टाइम वो इर्रेगुलर ट्रेजेक्टरी मेंटेन करती रही। कभी सडनली लेफ्ट साइड में डैश करती, कभी राइट, कभी ऊपर ड्रिफ्ट करती, कभी कभी वो मिरर ब्लिंक यूज करके कंप्लीटली डिफरेंट रूट पे जंप कर लेती और फिर टारगेट की तरफ कंटिन्यू करती। दूर से देखने पे लग रहा था जैसे वो किसी इनविजिबल टेरिफाइंग एनिमी से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन शैरन खुद जानती थी कि कोई उसका चेज नहीं कर रहा था, ना ही कोई डिस्टेंट अटैक उस पर लॉक हुआ था। वो बस ऐसे ही कर रही थी क्योंकि शर्लॉक मोरियार्टी बोला था। लेकिन वो डाउट नहीं कि शर्लॉक के प्लान को, वो ऐसे ही भाग रही थी, इधर उधर कर रही थी। उसने इमेजिन किया कि उसके आसपास हवा में मोमोसी और लियोन मिलिट्री के डेमिगॉड्स मौजूद हैं और वो उनसे बचकर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी इमेजिनेशन के साथ धार धार ऐसे ऐसे इधर उधर मूव कर रही है, भाग रही है। फ्लाइट कंटिन्यू करते वक्त उसकी ब्लू आईज में सडनली रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई। स्काई में एक स्ट्रीक गई और फिर रेड, ऑरेंज और येलो फायरवर्क्स में एक्सप्लोड हो गई। सिग्नल मिलते ही शैरन ने तुरंत नजर हटा ली। उसने अपनी रैथ फिंगर नेल से स्पिरिचुअलिटी रिलीज करके वापस आइसोलेशन वॉल बना दी और मैरिक के प्रिपेयर्ड जो रूट थी उसकी तरफ जंप कर गई। आप लोग कनेक्ट कर रहे होगे शैरन ऐसा क्यों कर रही थी? उसके हाथ में ऑफ कोर्स कॉपर वेसल होगा जिससे मम्मी अट्रैक्ट हुई। शैरन ऐसे ऐसे कर रही है, मम्मी ऐसे ऐसे कर रही होगी। समझ रहे हो ना? कनेक्ट कर लो बातों को, हर चीज क्लियर नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाओ अपना। अब तक आप लोग 4 बुक तक पहुंच गए हो, चीजें समझनी चाहिए, है कि नहीं? एनीवेज, मैरिक का तो आपको याद ही होगा, वो शैटर्ड मिरर्स फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखा था। तो शैरन इन्हीं मिरर्स के थ्रू कहीं ना कहीं जंप कर रही थी और डायरेक्टली मैरिक की ब्राउन आईज के सामने अपीयर हो गई जंप करते करते। उसने कैजुअली एक स्टेप बाहर लिया और उसके हैंड में आयरन सिगार केस ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी वॉल में सील्ड थी। मैरिक और शैरन ने एक दूसरे से बात नहीं की, ना ही उन्होंने आई कांटेक्ट एक्सचेंज किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा हो। दोनों एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऑनेस्टली उन दोनों को प्लान का बेसिक आइडिया था। शर्लॉक मोरियार्टी पहले भी कॉपर वेसल यूज करके ज़ॉम्बीज और शैडोज अट्रैक्ट कर चुका था और शैरन के मिरर ब्लिंक की एबिलिटीज दोनों को अच्छी तरह पता थी। लेकिन वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि शर्लॉक का फाइनल प्लान एक्चुअली कैसे वर्क करेगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे डेमिगॉड्स के बीच वो टूटनेस 2 की मम्मी कैसे चुराएगा। आखिर मम्मी खुद भाग तो नहीं सकती ना, डेमिगॉड्स तो उसे रोक ही देते। मतलब ये प्लान तो नहीं काम करेगा, मम्मी भागते हुए इनके पास ही आ जाएगी। किसी न किसी पॉइंट पे तो डेमिगॉड्स रोक ही देते, जो कि हुआ भी। लेकिन तभी इनके सामने एक फिगर मटेरियलाइज होता है।
कोर्स अपना शर्लॉक मोरियार्टी है, ब्लैक फॉर्मल सूट में, हाफ टॉप हैट में, आयरन ग्रे मास्क पहने हुए। उसके एक हाथ में डार्क रेड सॉइल है और दूसरे में डार्क ब्राउन बुक। मैरिक इंस्टेंटली स्लो हो गया। उसने देखा कि शर्लॉक सॉइल को, जो उसके हाथ में वो मिट्टी थी खून से सनी हुई, उसको बुक पे ऐसे लगाता है। फिर उसने बुक पॉकेट में रखी और मैरिक का शोल्डर पकड़ लिया। मैरिक ने आसपास क्विकली ऑब्जर्व किया, लेकिन उसे तूतनेस 2 की मम्मी कहीं नहीं दिखी। उसने अंदर ही अंदर साई किया, शायद ऑपरेशन फाइनली इनका फेल हो गया था, मम्मी कोई और पार्टी लेके भाग गया। तो हाँ, मैरिक मेंटली फेलियर के लिए रेडी भी हो रखा था कि नहीं भी हम लोग चुरा सकते हैं, वो तैयार था इस बात को। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो देखता है कि वो खुद, देन शैरन एंड शर्लॉक मोरियार्टी धीरे धीरे फेड होकर यहाँ से डिसअपियर हो गए। ये भी यहाँ से भाग लिए। नाउ मम्मी का क्या हुआ, चलो बताता हूँ आपको। तो बैटलफील्ड में लियोन मिलिट्री का गोल्डन आइड डेमिगॉड शर्लॉक के ग्रे मास्क और रेस्पेक्टफुल बाउ को देखकर सडनली अनईजी हो गया। उसे इंस्टेंटली फील हुआ कि सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, उस आदमी को रोकना होगा। उसने तुरंत रिंग एक्टिवेट करके ट्रैवलिंग के अगेंस्ट ट्रैवलिंग यूज करने की कोशिश की, मतलब टेलीपोर्ट को टेलीपोर्ट से चेज करना। लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में उसे रियलाइज हुआ कि वो मिस्टीरियस फिगर की ऑरा लॉक ही नहीं कर पा रहा था। या तो उसने डेमिगॉड लेवल का इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिया है, या तो वो बहुत बहुत दूर टेलीपोर्ट हुआ था। दोनों सिचुएशन में परसूट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और उससे भी बड़ा इशू क्या था, अगर वो बैटलफील्ड छोड़ देता तो इवनिंग गाउन वाली लेडी को ममोसी और दूसरे रोज स्कूल डेमिगॉड के अगेंस्ट अकेला छोड़ना पड़ता, तो वो नहीं निपटा पाती उन दोनों को। मिस्टीरियस सप्रेशन इफेक्ट अभी इतना वीक नहीं था कि नॉर्मल फायर आर्म्स उन डेमिगॉड्स को इजीली थ्रेटन कर सके। ऊपर से टेक्निकली अभी कोई मेजर लॉस हुआ भी नहीं था। मम्मी अभी भी बैटलफील्ड में ही है और वो मिस्टीरियस आदमी बस स्पिरिचुअलिटी रिच सॉइल लेकर गया था। तो जो भी था वो आदमी गया सॉइल लेके, क्या प्रॉब्लम है, जाने दो। गोल्डन आई डेमिगॉड ने तूतनेज मम्मी की तरफ देखा, जो एक जगह ब्लैंकली खड़ी थी। फिर उसने ममोसी की तरफ नजर टर्न की। अगले ही सेकंड सबके स्पिरिचुअलिटी सेंसेस से मम्मी गायब हो गई, सबकी आंखों के सामने। कोई वार्निंग नहीं, कोई साइन नहीं, मम्मी थी सबके सामने, 4 डेमिगॉड है, गायब। कहाँ गई मम्मी, किसी को नहीं पता। आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे शर्लॉक यहाँ क्या किया है, ठीक है, लेकिन नहीं दिमाग लगाया तो मैं बताऊंगा ही थोड़ी देर में आपको। एक सेकंड के लिए ममोसी और बाकी डेमिगॉड्स को ऐसा फील हुआ जैसे कोई बिजार मैजिक शो देख रहे हो वो, और ये एक प्रैंक एलिमेंट है उसका। लेकिन ट्रैजिक बात ये थी कि डेमिगॉड्स होने के बाद भी उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये ट्रिक परफॉर्म हुई कैसे, मम्मी बीचों बीच गायब कैसे हुई। कुछ मोमेंट्स बाद टारगेट लूज करते ही ममोसी और दूसरा रोज स्कूल ऑफ थॉट डेमिगॉड इंस्टेंटली स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू एस्केप करने लगे। गोल्डन आई डेमिगॉड और इवनिंग गाउन वाली लेडी ने उन्हें स्टॉप करने की कोशिश की, तो उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। वहीं अगर क्लाइन की बात करें तो वो 2 टेलीपोर्ट्स के बाद क्लाइन बैकलैंड के एक रेंटेड 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रिटर्न हुआ, जहां शैरन और मैरिक ऑलरेडी मौजूद थे। शैरन ने फुटिंग मिलते ही कामली बोला कि अग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। साथ ही उसने आयरन सिगार के शर्लॉक मोरियार्टी को वापस दे दिया। पहले ही डिसाइड हुआ था कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, शैरन स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स की इन्फॉर्मेशन देगी, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो एक्स्ट्रा 3500 गोल्ड कॉइंस या 5000 पाउंड्स भी देगी। लेकिन ऑपरेशन तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना, और सिगार केस ले लो, जो पैसे डिसाइडेड थे वो देंगे, एंड जो इन्फॉर्मेशन था वो मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन क्लाइन मोरियार्टी कहता है, एक मिनट, आप लोग जो पहले से ही डिसीजन ले रहे हो कि जो भी डील थी वो हो गई, नहीं चोरी कर पाए हम लोग, एक मिनट रुक जाओ, अब पेमेंट मुझे ज्यादा करना होगा आप लोग को, ठीक है, 5 मिनट रुको, मैं बाहर से आया। क्लाइंट की टोन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, और उसको सुनकर शायद सोचिए ये चुरा लिया क्या वाकई में मम्मी को, क्योंकि बहुत स्माइल करते हुए बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। मैरिक वहां बेवकूफ, वो तो कंफ्यूज हो चुका है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मैरिक के दिमाग में चल रहा है कि क्लाइंट थोड़ी अब वापस टेलीपोर्ट करके जाएगा और मम्मी चुराने, मतलब वो जा कह रहा है, 5 मिनट में वो क्या ही कर लेगा। क्लाइंट कुछ नहीं बोला, बस स्माइल करता रहा। बस यहाँ से वो इंस्टेंटली ईस्ट वार्डो के एक चीप मोटेल में टेलीपोर्ट कर गया। मतलब इस मोटेल को वो ऑलरेडी आफ्टरनून में डिस्गाइज करके रेंट कर चुका था। वहां पहुंचते ही क्लाइंट ने डार्क ब्राउन कवर वाली बुक निकाली, जिसमें डार्क रेड मड स्टेन्स लगे हुए थे। ये किताब थी ग्रोजेल्स ट्रैवल। पता है ना ग्रोजेल्स ट्रैवल में क्या होता है, खून आप लगाए और आप उस किताब के अंदर, मम्मी का खून उस पे लगा, मम्मी किताब के अंदर, ऐसे गायब हुई मम्मी। देखो, अगर ब्लड में स्पिरिचुअलिटी बाकी हो और वो कंप्लीटली कोगुलेट ना हुआ हो, तो उसे बुक के कवर पे लगाते ही टारगेट को डायरेक्टली बुक वर्ल्ड के अंदर भेज दिया जाता है। इस तरह से क्लाइन ने मम्मी को चुरा लिया, बुक वर्ल्ड के अंदर भेज दिया टूटमेस 2 की मम्मी को, और अब क्लाइन जाएगा बुक वर्ल्ड में, आराम से मम्मी को निकाल के लाएगा। समझ रहे हो बात? टेक्निकली इस मोमेंट पे ये मम्मी क्लाइन के पास है, जस्ट दैट ग्रोजेल्स ट्रैवल के अंदर है, उसके अंदर वाली दुनिया में। मैरिक जब फैरो मम्मी की क्रिएशन प्रोसेस बताया था ना, तभी क्लाइन ये प्लान बना लिया था। उसका प्लान था कि मम्मी को अजीक की कॉपर विशल के टुवर्ड्स अट्रैक्शन करेंगे, मतलब उस अट्रैक्शन को काइंड ऑफ स्पिरिट बॉडी थ्रेड की तरह कंट्रोल करना। वो मम्मी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करके डेमिगॉड्स को सार्कोफेगस से दूर खींचना चाहता था, ताकि वो टेलीपोर्ट करके सार्कोफेगस के पास से ब्लड कलेक्ट कर सके और नेसेसरी कंडीशन क्रिएट कर सके। इसीलिए जब शैरन ऐसे 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 भाग रही थी करके धराधर, तो मम्मी भी ऐसे ऐसे करके भाग रही थी। चारों डेमिगॉड थे, मम्मी की तरफ गए। सार्कोफेगस को कोई चेक नहीं किया जिसके अंदर मम्मी होती है, वहां पे खून था। क्लाइन आराम से वहां गया, खून का मट्टी उठाया, लेके भागा और दूसरी जगह जाके बुक पे रगड़ दिया, मम्मी चोरी हो गई।
दिमाग इसको कहते हैं, ठीक है? तुम लोग लगाते हो कि नहीं दिमाग? दिमाग लगाया करो। क्लाइन को पता था कि डायरेक्टली 4 डेमिगॉड से भिड़ना इन तीनों के लिए, मैरिक, शैरन और क्लाइन के लिए, उसमें भी मैरिक और शैरन तो बस भागने का काम कर रहे थे, क्लाइन के लिए अकेले पॉसिबल नहीं था। तो भैया कुछ मैजिक शो करना होगा, और ये था उसका मैजिक शो। ऐसे बाउ करके सबको मतलब बेवकूफ बना के निकल भी लिया क्लाइन। देखा जाए तो क्लाइन का जो प्लान था वो बहुत लाइट वेट और फ्लेक्सिबल था। यहाँ किसी तरह की लड़ाई नहीं थी, सिंपल चीज सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया, जीत भी गया। बस प्लान का एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और वो था कि हरिकेन जो क्रिएट होगा ना, उससे सार्कोफेगस डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, जो कि हो भी गया और क्लाइन सक्सेसफुल हुआ। हाँ, प्लान का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो 2 पार्टी के डेमिगॉड्स आपस में भिड़ेंगे तो ये लड़ाई थोड़ी देर चले, एटलीस्ट 1-2 मिनट। ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि उतना टाइम चाहिए था क्लाइन को ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर्चुनेटली सब कुछ क्लाइन के हिसाब से हुआ और रिजल्ट आपके सामने है। और हाँ, एंड में जो क्लाइन रेस्पेक्टफुली बाउ किया था ना, वो पार्टली सॉइल स्कूप करने को नेचुरल दिखाने के लिए था, और पार्टली ग्रोजेल्स ट्रैवल को चेस्ट पे प्रेस करने के लिए पकड़ के रखे, ठीक है? अगर कोई एक्सीडेंट होता तो वो बुक इंस्टेंटली शील्ड की तरह उससे यूज की जा सकती थी क्लाइन के थ्रू। इसी वजह से टेलीपोर्ट करते ही क्लाइन ब्लड सोक्ड सॉइल को डायरेक्टली ग्रोजेल्स ट्रैवल पे स्मेयर कर पाया, और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। डायरेक्टिंग काफी सक्सेसफुल रही और क्लाइन बन गया है बहुत ही तगड़ा चोर। और क्योंकि क्लाइन ये इतना भव्य परफॉर्मेंस दिया था, लोगों को वहां काइंड ऑफ मैरिनेट की तरह कंट्रोल किया, जैसा क्लाइन चाहता था, लोग वैसा ही बिहेव किए, तो क्लाइन को तुरंत फील होता है कि उसकी जो डाइजेशन थी पोशन की ना, वो एकदम तेज हो चुकी है। मजा आ रहा है भैया, डाइजेशन भी अब जल्दी होगा, अब बनेंगे डेमिगॉड। जो भी वो क्लाइन यहाँ डिले नहीं करता, वो तुरंत रिचुअल सेटअप करता है और ग्रोजेल्स ट्रैवल को ग्रे फॉग के ऊपर सैक्रिफाइस कर दिया। फिर स्पिरिट बॉडी फॉर्म में क्रीपिंग हंगर, अजिक कॉपर विसल, सोल अस्योर कैरेक्टरिस्टिक और शैरन का एंटी हेक्स गोल्डन बीड लेकर बुक वर्ल्ड के अंदर एंटर हो गया। हाँ, शैरन के पास एक एंटी हेक्स है, इसलिए वो परेशान नहीं थी कि उसके ऊपर हेक्सेस है, मतलब टूथनेस 2 मम्मी के ऊपर हेक्सेस है, इससे शैरन परेशान नहीं थी। याद है ना, मैंने आपको बताया था। एनीवेज, अब क्लाइन बुक वर्ल्ड में जाता है और सिटी के आउटस्कर्ट्स पे अपीयर हुआ वो, और रिमेनिंग डार्क रेड सॉइल निकाली और एक विदर्ड ब्रांच उठाई। रॉड डिविनेशन यूज करके उसने टूथनेस 2 मम्मी का लोकेशन ट्रैक किया। क्लाइन का कंसर्न बस ये था कि ये जो हेक्स है ना, वो कहीं बुक वर्ल्ड के रेसिडेंट्स को हार्म ना करे। बुक वर्ल्ड में सीक्वेंस 5 बियॉन्ड अस ऑलरेडी थे, और मम्मी विसल सिमुलस लूज करने के बाद अब मिडल स्टेट में थी, लेकिन जब वो अलाइव थी तब डेमिगॉड थी। उसकी कॉर्प्स के हेक्सेस ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। इवन क्लाइन खुद उसके पास बिना एंटी हेक्स गोल्डन बीड के अप्रोच नहीं करना चाहता था। ऑफ कोर्स क्लाइन ने पहले कॉन्सिक्वेंसेस इवैल्यूएट किए थे। उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ने प्रूव किया था कि आउटसाइडर्स डायरेक्टली नेटिव्स के सामने अपीयर नहीं होते। एक्सप्लोरेशन के बाद ही कांटेक्ट होता है, स्पेशली फर्स्ट टाइम एंट्री पे। इसलिए क्लाइन को लगता था कि मम्मी किसी अनइनहैबिटेड जगह पे स्पॉन हुई होगी जहां आसपास कोई और होगा नहीं, और उस ज़ॉम्बी कंडीशन में ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन भी डिफिकल्ट होती। वो बस रैंडमली वॉन्डर करेगा, ह्यूमन या एल्व्स की तरह इंटेलिजेंट एक्सप्लोरेशन नहीं। मतलब अगर क्लाइन उससे एक्टिवली ड्रैग ना करे तो मेजर कैजुअलिटीज के चांसेस काफी लो थे, आराम से निकाल सकता है मम्मी को। ऊपर से सिर्फ 3 मिनट ही हुए थे जब उसने ब्लड सोक्ड सॉइल बुक पे स्मीयर किया था। वहां रॉड डिविनेशन फॉलो करते हुए क्लाइन एक नियर बाय माउंटेन पीक की तरफ फ्लाई कर गया और जल्दी एक वैली में पहुंच गया। वहां टूथनेस 2 मम्मी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, येलोइश ब्राउन बैंडेजेस डार्क रेड लिक्विड से सोक्ड थी, और उसके फेस पे वही गोल्डन मास्क था। उसके थ्रोट से इनह्यूमन साउंड्स निकल रहे थे और वो जायंट स्ट्राइड्स के साथ क्लाइन की तरफ भाग रही थी। सराउंडिंग्स ग्लूमी हो गए, साथ ही वैली में बरीड इनकम्प्लीट एनिमल कार्कसेस भी सॉइल तोड़कर बाहर निकलने लगे और स्टैगर करते हुए क्लाइन की तरफ आने लगे। अजिक कॉपर विसल से ऑग्यूमेंटेड स्पिरिट बॉडी के साथ क्लाइन बस हल्का सा हंसा, मतलब क्लाइन सोच रहा है क्या वार्म वेलकम हो रहा है मेरा। क्लाइन ने कामली ब्रांच फेंकी और एक ब्लॉब ऑफ ब्लैक मैटर निकाला। ये सोल अश्योर बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक था जो उसने क्रीपिंग हंगर से रिलीज किया था। उसके कोर में स्टारी नाइट जैसी शिमरिंग लाइट थी। इनविजिबल वेव्स टर्बुलेंट मैनर में स्प्रेड हुई और सराउंडिंग सडनली डार्क हो गई, जैसे 1 सेकंड में रात आ गई हो। पीसफुल और सीरीन फीलिंग के साथ स्टार लाइट डिसेंड हुई। एनिमल कार्कसेस पहले स्लो हुए और फिर कोलैप्स करके इटर्नल रेस्ट में चले गए। मम्मी भी धीरे होने लगी, उसकी मूवमेंट स्लगिश होती गई, लेकिन वो कंप्लीटली लाई डाउन नहीं करी। ये देखे क्लाइन थोड़ा सही करता है, क्योंकि डायरेक्टली बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करना इफेक्टिव था, उतना इफेक्टिव नहीं था। क्लाइन थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ऊपर से साइड इफेक्ट्स भी इसके डेंजरस थे। उसे खुद यॉर्निंग फील होने लग गई थी। फिर उसने क्रीपिंग हंगर को पेल और ग्लूमी ग्रीन बनाया और ज़ॉम्बी पावर्स यूज करके सामने वाले डिसीज्ड को कंट्रोल किया। दोनों स्टैक्ड इफेक्ट्स फाइनली काम कर गए। ऑनिक्स आई वाली मम्मी धीरे धीरे क्लाइन के पास आई और साइलेंटली उसके साइड खड़ी हो गई, जैसे परफेक्टली ट्रेन्ड सर्वेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम अब भी थी, हेक्सेस। क्लाइन ने तुरंत शैरन का दिया हुआ गोल्डन बीड निकाला, जिसमें एंशिएंट हाईलैंड्स किंगडम के ब्लूइश ग्रीन पैटर्न्स इनग्रेव थे। ये स्पेशली टूथनेस 2 मम्मी के लिए प्रिपेयर किया गया था,
और एक एंटी हेक्स आइटम था। उसने बीड को टोरल किया, मम्मी का माउथ ओपन करवाया और डाल दिया अंदर। कुछ ही सेकंड में सराउंडिंग के जितनी भी ग्लूमीनेस थे वो कंप्लीटली गायब हो गए। ये सब करने के बाद क्लाइन एक स्टेप आगे बढ़ा और स्पिरिट बॉडी स्टेट में डायरेक्टली मम्मी को पोजेस कर लिया। फिर बिना हेजिटेट किए उसने समनिंग एंड की और ग्रे फॉग के ऊपर वापस लौट गया। अब ये मम्मी उसकी कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी बन चुकी थी, बिल्कुल वैसे जैसे पहले सिनोर उसका मैरिनेट था, इसलिए उसे मम्मी को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। बेस्टॉमेंट कंप्लीट करते ही स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई मम्मी रियल वर्ल्ड में रिटर्न हुई और डायरेक्टली चीप मोटेल के रूम में अपीयर हो गई। क्लाइन ने कामली सारे ट्रेसेस क्लीन किए। फिर उसने राइट हैंड बढ़ाया मम्मी का शोल्डर पकड़ने के लिए ताकि वो उसे लेकर वापस मैरिक और शैरन वाले अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट कर सके। लेकिन जब उसकी नजर ऑयली येलोइश ब्राउन बैंडेज और डार्क रेड लिक्विड पे पड़ी तो उसने साइलेंटली राइट हैंड वापस खींच लिया। इंस्टेंट ग्लव्ड लेफ्ट हैंड यूज किया, डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। जैसे उसने मम्मी का शोल्डर पकड़ा उसका बॉडी फेड होना स्टार्ट हो गया और ये इफेक्ट क्विकली पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो गया। एक ब्लिंक में ही क्लाइन और मम्मी दोनों वापस उस अपार्टमेंट में आ गए थे जहां मैरिक और शैरन थे। अब मैरिक शैरन दूसरी रूम में है तो क्लाइन तुरंत डोर को ओपन नहीं करता, उसने कामली गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली और ओपन की। 5 मिनट कंप्लीट होने में अब भी 36 सेकंड्स बाकी थे। बोला था ना क्लाइन 5 मिनट मेरा वेट करो, अभी 36 सेकंड्स बाकी है, मम्मी को लेके आ चुका है। क्लाइन मम्मी को कंट्रोल करके एक चेयर खींचने और कैजुअली बैठने को बोला। कुछ देर बाद फाइनली डोर पे नॉक हुआ। फिर क्लाइन उन दोनों को बोलता है स्माइल करके, अंदर आ जाओ, देखो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। साथ ही क्लाइन यहाँ मम्मी को कंट्रोल करके डोर की तरफ चलाया। जैसे ही डोर खुला मैरिक और शैरन की आईज के सामने ये मम्मी था। जी हाँ, और ये देखते ही मतलब ये दोनों एकदम शॉक में थे कि ये बंदा कैसे लेके आ गया मम्मी। अगले ही सेकंड वो जो फिगर थी वो स्मूथली ग्राउंड पे लेट गया। कुछ मोमेंट्स के लिए शैरन और मैरिक दोनों कंप्लीटली स्पीचलेस हो गए थे कि मम्मी इसकी बात भी मान रहा है, आराम से आके लेट गया मम्मी की तरह ऐसे मेरे सामने। क्लाइन पहले ही अजिक कॉपर वेसल को स्पिरिचुअलिटी वॉल से आइसोलेट कर चुका था। उसने ज़ॉम्बी पे अपना कंट्रोल हटा दिया और स्माइल करके मम्मी की तरफ पॉइंट किया। क्लाइन कहता है मैंने अपना काम कर दिया, बाकी आप दोनों पे छोड़ता हूँ, जो काम करना है मम्मी का कर लो आप लोग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर क्लाइन सोच रहा था कि उसकी जो डायरेक्टेड प्ले थी ना, जो डायरेक्शन किया वो प्ले एक चलाया था, वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। पोशन डाइजेशन, मजा आ गया। और अब पोशन डाइजेशन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि डेमिगॉड लेवल तक एडवांस करने के लिए क्लाइन को मतलब इस साल के एंड तक शायद वो कर सकता है इस चीज को ट्राई। अभी साल में हाफ चला गया, 5-6 महीने में और पोशन डाइजेस्ट हो जाएगा सीक्वेंस 5 का, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर क्लाइन बनेगा अपना डेमिगॉड। इनफैक्ट शायद 2-3 महीने में ही हो जाए ये क्या कहते हैं डाइजेशन, क्योंकि बहुत फास्ट हो गई है अभी डाइजेशन प्रोसेस। अभी जो पूरा कांड किया है ना क्लाइन, इससे डाइजेशन मजा आ रहा है भाई। और इस डाइजेशन की वजह से क्लाइन की एबिलिटीज भी इंप्रूव हो चुकी है। अब वो 2 मैरिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। देन उसका मैक्सिमम कंट्रोल रेंज 200 मीटर का हो गया है। सेम स्पिरिट बॉडी लेवल वाले एनिमीज को इनिशियल कंट्रोल में लाने में सिर्फ अब उसे 10 सेकंड्स लगेगा और उन्हें कंप्लीटली मैरिनेट बनाने का टाइम 150 सेकंड्स रह गया था। कन्वर्जन रेंज भी 10 मीटर से बढ़ गई थी। नाउ वी टॉक अबाउट मैरिक एंड शैरन। ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा कि ये चुरा के लाया कैसे। मैरिक बस ये बोला कि तुम यार सच में चुरा लिया, मतलब हम लोग तो सोचे थे मिशन फेल हो गया। सोच के देखो 4 डेमिगॉड्स एक चीज के लिए फाइट कर रहे थे और बीच से क्लाइन मम्मी चुरा के भाग गया। अब शैरन तो कुछ ज्यादा बोलती नहीं, वो कुछ बोली नहीं, अपनी इमोशंस को हाइड की हुई थी, लेकिन अंदर अंदर वो भी सोच रही थी कि भाई ये आदमी जो है ना गड़बड़ आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहना है। शैरन क्लाइन से बस इतना बोलती है थैंक यू और कहती है कि जो भी पेमेंट था तुम्हारा एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ पेमेंट तुमको मिलेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि वहां जो डेंजर था ना बहुत ज्यादा था, 4 डेमिगॉड थे, फिर भी तुम चुरा के लाओ, पेमेंट मिल जाएगा। क्लाइंट भी यहाँ एकदम सिंसियरली बाव करके कहता है मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। अब इस पॉइंट में क्लाइंट के मन में एक और थॉट आया, अगर मिस शैरन सक्सेसफुली सीक्वेंस 4 तक एडवांस कर लेती है, जो भी उनका रिचुअल है मम्मी को लेके, तो क्लाइंट के पास एक और डेमिगॉड लेवल हेल्पर होगा। वुडाहोलिक एम्पायर की कहावत बिल्कुल सही है, घर पे पेरेंट्स पे रिलाई करो, बाहर फ्रेंड्स पे, और जितने ज्यादा डेमिगॉड लेवल फ्रेंड्स होंगे ना उतना अच्छा है। टैरो क्लब को और एलाइज चाहिए और एनिमीज कम करने हैं, ठीक है। तो डेमिगॉड अगर बन जाती है शैरन तो ये बहुत अच्छी बात है क्लाइन के लिए भी। बट प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइन के टैरो क्लब की जो एनिमीज थी ना बहुत बढ़ रहे थे। फूल को अब तो एमॉन खोजने लग गया है, तो ये एक टेंशन वाली बात है। एनीवेज इस थॉट से क्लाइन बाहर आता है, कहता है इन मैरिक और शैरन को केयरफुल रहना, काम हो गया है, ठीक से मम्मी को छुपा लेना, जो भी काम करना है करो, मैं चला। क्योंकि टूथनेस 2 के मम्मी के जो बहुत सारे आइटम्स थे वो लियोन मिलिट्री के पास ऑलरेडी थे, वो लोग मम्मी को ट्रैक कर सकते हैं। तो भैया वो सब ट्रैकिंग को रोको, अपना पावर से इस्तेमाल करके कुछ तो करो, ध्यान से रहना, बाय बाय। इससे पहले क्लाइन जा रहा था, मैरिक यहाँ फाइनली मतलब शर्लॉक मोरियार्टी को रिस्पेक्ट देता है, लिटरली बाउ करता है, क्योंकि अब मैरिक समझ गया है कि हम जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना, शर्लॉक मोरियार्टी उस लेवल से ऊपर जा चुका है, अब ये हमारे लेवल का बंदा नहीं रहा। हाँ, क्लाइन भी यहाँ से निकलने वाला है, शैरन और मैरिक भी मम्मी लेके निकल गए, डिस्गाइज बदल के, सब मैटर सेट हो गया है, मम्मी भी चोरी हो चुकी है और क्लाइन भी यहाँ से वैनिश होके अपना घर चला गया। मे बी डोएन डांटिस है ना वो, तो वहाँ पे आराम से अपने विला में मस्त सोएगा। अच्छा काम किया है आज, और इसी पॉइंट पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। और अगली वीडियो में हम पता है क्या डिस्कस करेंगे
कि मिलिट्री के सामने से और रोज स्कूल ऑफ थॉट के सामने से जब क्लाइन मम्मी को लेके भागा है तो उनका रिएक्शन क्या है और आगे क्या क्या कांड होने वाला है। तो इन चीजों पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। और ये जो पूरा चोरी वाला सीक्वेंस था ना, मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए डिटेल में क्योंकि यहाँ ऐसी चीजें हो रही थी, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटेल से याद आया, कई लोग कह रहे हैं कि तुम फोर्थ बुक पे बहुत सारी वीडियोस बना रहे हो। तो देखो, जब मैं फर्स्ट बुक को एक्सप्लेन किया था, मैंने वहां काफी चीजें, इंटरपर्सनल डिस्कशन और छोटी छोटी चीजों को मैंने उड़ा दिया था। सेकंड बुक में भी वैसा ही था और थर्ड बुक में मैंने काफी कुछ कवर किया, बढ़ाया। एंड आप लोग का यही कमेंट आता था हमेशा उन वीडियोस पे कि थोड़ी और डिटेल में एक्सप्लेन करो। लिटरली कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे जिसमें ज्यादा कुछ होता नहीं था, तो मैं उन चैप्टर्स की बस समरी देता था पहले। लेकिन आप में से ही बहुत लोग कमेंट करते थे नहीं हमें डिटेल में चाहिए, पूरा एक एक लाइन क्या अच्छे से हो रहा है, सारे इमोशंस कवर करो। तो वही चीज मैं फोर्थ बुक के अंदर कर रहा हूँ। हर एक चीज मैं डिटेल में बताता हूँ, कैसे काम हुआ, कैसे लड़ाई हुई, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और अब लोग कमेंट करने लग गए हैं कि इतनी डिटेल में बताने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा स्टोरी बताओ, इतनी वीडियोस क्यों बना रहे हो। भैया मैं ही नहीं समझ पा रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, डिटेल में बनाओ या ना बनाओ। अगर मैं चाहूँ तो मैं नेक्स्ट जो एक वीडियो मेरी आने वाली है ना, उसको 3 घंटे की बना दूंगा और 3 घंटे में जो बुक 4 बचा है पूरा कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि बहुत चीज ऐसी ही बातचीत होती रहती है छोटी मोटी, जो कि आगे कनेक्ट होती है। जब कनेक्ट होगी उस टाइम बता दूंगा कि ऐसा कभी हुआ था कुछ। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहता। देखो, जैसे ये जो चोरी हो रही थी, जब क्लाइन सॉइल का खून वाला उठाया होगा, आप लोग समझ गए होंगे क्या करेगा क्लाइन, राइट। लेकिन अगर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा तो आप नहीं समझते, जब तक मैं खुद नहीं समझाता। तो डिटेल में बताने का फायदा यही होता है कि आप मतलब चीजों को खुद ही समझ जाओगे, क्लाइन क्या सोच रहा है। मे भी आप खुद भी प्लान कर लोगे कि चोरी ऐसे किया जा सकता है। तो अगेन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, यहाँ कमेंट्स में आप लोग लिखना, मैं कमेंट पढ़ूंगा कि कौन लोग ज्यादा क्या बोल रहे हैं। क्या आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो ना बनाऊं? क्या मैं एक 3-4 घंटे की एक लंबी वीडियो बनाता हूँ, बुक 4 को खत्म कर दूंगा, ऐसे ही 3-4 घंटे की 3-4 वीडियो में बुक 5, 3-4 वीडियो में बुक 6 तो तुरंत खत्म हो जाएगा, 2 महीने के अंदर पूरे एलोटियम को मैं निपटा दूंगा। या फिर आपको ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखनी है जहां मैं हर एक फाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, हर एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करूं, छोटी छोटी जो डैनिथ से छोटी मोटी बात कर रहा है वो तक आपको बताऊं। मतलब मैंने आपको ये तक बताया है कि डैनिथ से वो इन्फॉर्मेशन निकलवाया, वो जाके अपने कैप्टन एडविना से पूछता है इन्फॉर्मेशन। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा बताता, जब भी क्लाइन जाएगा वहां आर्म्स डीलिंग करने, सीधा बताता डैनिथ से इन्फॉर्मेशन लिया और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्लाइन गया डीलिंग करने, आर्म्स डीलिंग। तो एक लाइन में मैं ये चीज बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, उस चीज को मैंने कम से कम मतलब 5 मिनट दिया, उसको बताया कि डैनिथ से वो कैसे कांटेक्ट किया, फिर क्या हुआ, डैनिथ क्या सोच रहा है, क्योंकि वहां पे डैनिथ भी जाएगा। तो यस, माय क्वेश्चन फाइनली यही है कि आप लोग को क्या ऐसे ही डिटेल्ड में चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए डिटेल में तो मैं जल्दी से निपटा दूंगा, बुक 4, बुक 5, 6, 7, 8 सब निपटा दूंगा जल्दी जल्दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जाके खुद बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पूरी डिटेल में हर चीज बता रहा हूँ बुक 4 के अंदर। अगर ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कमेंट में लिख देना, दोनों कमेंट में पढ़ता रहूंगा। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।